Hello and a very warm welcome to all of you, and this is Physics by Ashutosh sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT, NEET and for 11th and 12th as well. And this is current electricity for JEE Advanced, lecture number 1, पेन एंड पेपर निकालना, नोट्स बनाना, धुआंधार शुरू करें। आज के सुपर अमेजिंग लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के JEE एडवांस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। तो सब आज की जो जर्नी है उसकी हम लोग शुरुआत करेंगे एक पुराने सवाल से। पुराना मतलब हमारे समय का जो सवाल है, 90s का सवाल है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 2 वर्कशीट का जो सवाल नंबर 2 है, थोड़ा सा पुराना है, 250 साल पुराना सवाल है, नहीं ठीक है, 90s का सवाल है, शानदार सवाल है एक्चुअली। इस सवाल में दोनों के कंसेप्ट्स का यूज़ है। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो ऑफकोर्स हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा कैपेसिटेंस के भी यहाँ पे फंडे यूज़ होंगे। तो उसने सब सवाल में बोला कि मान लो कोई लिक्विड है, ठीक, और उस लिक्विड सरफेस पे नॉर्मली कैपेसिटर की 2 प्लेट्स की एंट्री करा रहा है। मतलब दोनों के दोनों जो प्लेट्स हैं उनका ओरिएंटेशन पहले समझ, हाउ द प्लेट्स आर मूविंग। एवरीवन सी दिस, इधर देख, ऐसे सोच, एक प्लेट कैपेसिटर का ये है, दूसरा प्लेट कैपेसिटर का ये है, और दोनों के दोनों इस लिक्विड सरफेस के नॉर्मली इस तरह से मूव कर रहे हैं, राइट। मान ले t बराबर 0 पे वो लिक्विड सरफेस को एंट्री करना शुरू करते हैं और मूव करा रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। बोथ द प्लेट्स आर साइमल्टेनियसली मूविंग विद द सेम कांस्टेंट वेलोसिटी भी। इनको कांस्टेंट वेलोसिटी से एंट्री करा रहा है इनटू दिस लिक्विड, राइट। सवाल पे आते हैं, क्या पूछ रहा है। अब सवाल में तुम लोग पढ़ पा रहे हो, उसने एक और कार्यक्रम थोड़ा सा इसमें करके दिया है कि while these 2 plates are moving inside this liquid, both the plates are kept connected by a battery of constant EMF। मतलब during the insertion of these 2 plates, ये जो बैटरी है it remains connected, ऐसा है। तो उसको कनेक्शन रख के इस तरह से कांस्टेंट वेलोसिटी से एंट्री करा रहा है। असलियत में ये कार्यक्रम हो रहा है। क्लियर है। अब सवाल पे आते हैं, पूछा गया उसने। तो उसने जब पूछा कि कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, पूछ रहा बता बैटरी जो है सर्किट को कितना अमाउंट ऑफ करंट डिलीवर कर रहा है। तो देख, आइडिया ये है सवाल का, प्रॉब्लम के पीछे जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है, आइडिया ये है कि हम लोग इस सर्किट को जनरल टाइम पे डील करेंगे। जनरल टाइम पे सर्किट का सी फैक्टर निकालेंगे, सी फैक्टर आ जाएगा, ईएमएफ पता है, वहाँ से चार्ज निकाल लेंगे, चार्ज को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वहाँ से करंट आएगा। दिस आइडिया, दिस अप्रोच अप्लाई कैसे करते हैं सुनने से। हम लोग सब क्या करने वाले हैं, सर्किट को एक जनरल टाइम पे डील करते हैं। ऐसे माने कि सब जनरल टाइम पे लेट्स से जनरल टाइम पे, जनरल समय पे प्लेट्स का जो एक्स लेंथ है वो एंट्री कर चुका है। क्या बोला, इनिशियल सिचुएशन ये थी, t बराबर 0 पे यहां से वो एंट्री करना शुरू करते हैं। मान ले जनरल टाइम पे एक्स लेंथ एंट्री हो चुका है। तो जनरल टाइम पे पहले तुम लोग क्या मुझे बता सकते हो कि इस पूरे सर्किट का सी फैक्टर कितना होगा। असलियत में थोड़ा ध्यान से देखें, मैं एक दूसरा डायग्राम बना लेता हूँ। इस डायग्राम में काफ़ी मचमच हो गई है। जैसे जनरल टाइम पे मान लो साहब इस तरह की कुछ सिचुएशन अपने सामने, मान लो प्लेट का एक्स लेंथ एंट्री कर चुका है। दोनों के दोनों जो प्लेट्स हैं बेसिकली स्क्वायर प्लेट्स हैं, जितना लेंथ है उतना ही ब्रेड्थ है। क्या बोला, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों के दोनों बराबर है, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लिया जाए कि साहब स्क्वायर प्लेट्स हैं और स्क्वायर का साइड ए है, ठीक। अब देखो पूरा लेंथ ए है, एक्स चला गया, ध्यान सोच के बताओ क्या ये ए माइनस एक्स बचेगा। तो ऐसे सोच, एक यहाँ पे कैपेसिटर बन रहा है हवा का और दूसरा कैपेसिटर बन रहा है मीडियम का। भाई साहब लिक्विड भी तो एक मीडियम है, लिक्विड क्या है रे, मीडियम है। तो एक जो कैपेसिटर बन रहा है वो एयर का बन रहा है और दूसरा ही इधर देख, ये जो कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है ये मीडियम का बन रहा है। और ध्यान से देख, क्या अक्रॉस दिस 2 एंड्स, ये दोनों के दोनों जो कैपेसिटर्स हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे पता चला पैरेलल में, as they are joined across same 2 points।
ध्यान से देख, जिन 2 पॉइंट्स के क्रॉस ये कैपेसिटर, क्या उन्हीं 2 पॉइंट्स के क्रॉस ये वाला भी कैपेसिटर है, इसलिए दोनों के दोनों पैरेलल में है। तो मैं मान लेता हूँ सब, हवा का जो कैपेसिटर बन रहा है कैपेसिटेंस C1, मीडियम वाला जो कैपेसिटर बन रहा है कैपेसिटेंस C2। तो क्या मैं सर्किट का जनरल टाइम पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखूंगा, क्या मैं लिखेगा C फैक्टर बराबर C1 प्लस C2 पैरेलल है। सीरीज होता तो 1/C बराबर 1/C1 1/C2 चिपका देता। अब C1 C2 मैं डायरेक्टली घुमाऊंगा। अब यार C1 है एयर कैपेसिटर कैपेसिटेंस, एयर वाले कैपेसिटर कैपेसिटेंस क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बड़ी। ये है मीडियम वाला, तो मीडियम वाले के लिए घुमाएगा K एप्सिलॉन नॉट बड़ी। पहले मैं हवा से शुरुआत करता हूँ, तो डायरेक्टली घुमा रहा हूँ, डायरेक्टली सुन इधर देख। तो C1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब एरिया ध्यान से देखें, तो एरिया यार ऑलमोस्ट एक तरह का रेक्टेंगल मिलेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये वाली जो साइड है वो A है, और ध्यान से देखो क्या ये वाली जो साइड आपको दिख रही है A माइनस एक्स। तो क्या मैं एरिया लिखेगा, भाई साहब आना बोलते रहो, ये सुनो लिख दिए A एप्सिलॉन नॉट बड़ी। तो एरिया क्या होगा A इंटू 10 A माइनस डी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितना है A, लेंथ कितना है A माइनस एक्स, तो A इंटू A माइनस एक्स। तो A इंटू एप्सिलॉन नॉट और प्लेट सेपरेशन आप मान लेते हैं, वो सब डेटा गिवन है, बाद में चिपका लेंगे, कोई शंका नहीं, ठीक है। अब अटैक करेंगे मीडियम कैपेसिटर। अब देख मीडियम कैपेसिटर के लिए K एप्सिलॉन नॉट बड़ी, तो K मतलब K एरिया बोलो, एरिया हाँ ना बोलते रहो भाई, ये सुनो एरिया। आप ध्यान से देखें, ये जो मीडियम वाला तो मैं कैपेसिटर देख रहा है, एवरीवन सी दिस, मीडियम वाला जो कैपेसिटर है उसका सब एरिया आपको इतना डालना पड़ेगा। अब ये एरिया कितना होगा, दिस लेंथ इनटू दिस ब्रेड्थ। अब ये वाली पार्टी तो A है, स्क्वायर है ना रे, ये भी A है, ये भी है, ये सुनो ठीक है। तो ये वाला साइड A और ये वाला कितना X, तो एरिया कितना लगेगा A इंटू एक्स। वो एरिया विच इज इंसर्टेड इनसाइड दिस लिक्विड, वो एरिया आएगा राइट, जिसकी वजह से ये मीडियम वाला कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है। तो एरिया हो गया A इंटू एक्स। तो K A एप्सिलॉन नॉट, प्लेट सेपरेशन तो यार सेम है D, जितना प्लेट सेपरेशन एयर के लिए वही मीडियम के लिए। क्लियर है, C फैक्टर आ गया। अब आसान कहानी है, लॉजिक बस इतना ही था। C फैक्टर आ गया है, अब यहाँ से चार्ज निकल आएगा। इसको थोड़ा पहले अच्छे से लिख लेता हूँ, थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिख लिया जाए। A एप्सिलॉन नॉट बाई D बाहर निकल, अरे हाँ ना तो बोलो भाई, ये सुनो A एप्सिलॉन नॉट बड़ी, तो यहाँ से A माइनस एक्स, A एप्सिलॉन नॉट बड़ी और यहाँ से K इंटू एक्स, गड़बड़ नहीं रहे। A एप्सिलॉन नॉट बड़ी बाहर आ गया ना, तो K इंटू एक्स बचेगा। इन दोनों में से वैसे x तुम बाहर भी निकाल सकते हो, तो C फैक्टर फाइनली अपना इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया। क्या बोला, A प्लस एक्स बाहर निकाल लिया, K माइनस 1, C फैक्टर आ गया। अब जनरल टाइम पे कितना अमाउंट ऑफ बैटरी सर्किट को चार्ज सप्लाई करेगा, तो देख जैसे मान ले बैटरी का EMF E है ठीक, और बैटरी ने मान ले जनरल टाइम पे सब Q अमाउंट ऑफ चार्ज सर्किट को सप्लाई किया है। तो क्या हम लोग पढ़ते हैं Q बराबर CV, कैपेसिटर चार्ज, कैपेसिटर कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज, दिस द रिलेशन। क्लियर है। तो कैपेसिटर का चार्ज वही निकालना है C फैक्टर V मतलब बैटरी का MF। इस पूरे के पूरे सर्किट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होने जितना कि बैटरी का MF। C फैक्टर जो निकाले हो उसको चिपका दो। क्लियर है, तो ठीक है भाई। तो C फैक्टर आया A एप्सिलॉन नॉट बाई D और मल्टीप्लाइड बाई बैटरी का MF E, एंड ब्रैकेट के अंदर जो पार्टी है वो तो भाई एज इट इज, छेड़छाड़ नहीं। क्या किया समझ में, ये देखो A एप्सिलॉन नॉट बाई D ठीक है, और बैटरी का MF, और अंदर वाली पार्टी एज इट इज है A प्लस एक्स इंटू K माइनस 1। जनरल टाइम पे कैपेसिटर का चार्ज पता है, करंट नहीं निकाल सकता है। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस पूरी की पूरी इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा दो, करंट आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू E और अंदर आएगा K माइनस 1, हाँ ना बोलते रहो भैया, सुनो क्लियर है। देख ये सब पार्टी कॉन्स्टेंट है, छोड़ दे। A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू E, ए कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा, लिव इट। K माइनस 1 एज इट इज, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। x का डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में इज dx बाई dt। ये सुनो डिफरेंशियल फिर समझ लो क्या किया है। देख ये सब कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है 0, K माइनस 1, एक्स का टी के रेस्पेक्ट में dx बाई dt। ध्यान सोच, क्या dx बाई dt विल बिकम वेलोसिटी ऑफ ईच प्लेट। ये सुनो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जिस रेट से ये डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा वही तो इस प्लेट की वेलोसिटी होगी रे। मान ले वेलोसिटी v है, तो जहां पे dx बाई dt देख रहा है ना, वहां पे मैं v चिपका देता हूं।
एक्चुअली मैं फाइनली दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ करंट सप्लाइड बाय बैटरी टू द सर्किट। अब इसमें डेटा देख लेते हैं क्या क्या है। तो सारा का सारा अपने को डेटा उसने दे रखा है, देखो क्या क्या है इधर देख। ए तो सब हर एक प्लेट का जो साइड है सब दे रखा है। अब साइन नॉट कांस्टेंट है 8.86 10 पावर माइनस, वैसे 8.85 मान लेना, ठीक है, 10 पावर माइनस 12, क्योंकि उसने जो प्लेट सेपरेशन दे रखा है वो 8.85 के ही रेस्पेक्ट में दे रखा है। इधर देख प्लेट्स का जो सेपरेशन है 8.85, बट ध्यान रखें मिलीमीटर है तो यूनिट का रे ध्यान रखना पड़ेगा। मिली है मैंने मीटर में छपका दिया है। सिंस डी इस फॉर्म का है इसलिए मैंने एप्सिलॉन नॉट इस फॉर्म का रख लिया है। सो डी और एप्सिलॉन नॉट जब वैल्यू डालेगा वो उड़ जाएगा 8.85 8.85। क्लियर है? तो इसीलिए उस तरह का डेटा उसने दे रखा है। तो ए हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, डी हो गया। बैटरी का बोलो, बैटरी का ईएमएफ कितना है 500 वोल्ट। बोलो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, तो सब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, के की वैल्यू 11, ए एप्सिलॉन नॉट ई डी, ठीक है, हाँ, के की वैल्यू। और फाइनली वेलोसिटी कितनी, तो वेलोसिटी सब 10 पावर माइनस 3 मीटर पर सेकंड। ये सारी की सारी वैल्यूज डालोगे, सॉल्व करोगे, फाइनली आंसर आएगा 5 10 पावर माइनस 9 एम्पियर, 5 इंटू 10 पावर माइनस 9 एम्पियर। तो ये एक आसान सवाल था जो जे एडवांस में पूछा गया था। सो प्यारे बच्चों, अब हम लोग मूव करते हैं सवाल नंबर 3 पे। ध्यान से पढ़ें, सवाल नंबर 3 हो गया, सवाल नंबर 4 हो गया। दोनों के दोनों सेम प्रोफाइल के सवाल हैं, आसान आसान सवाल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने अपने को उस तरह से एक ज्योमेट्री बना के दे रखा है, ठीक है। अब कुछ कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, एल हो गया, रेजिस्टिविटी मान लो रो दे रखा है। पूछ रहा है डिटरमिन इट्स रेजिस्टेंस अलोंग इट्स लेंथ। एक्चुअली मैं थोड़ा ध्यान से सोचो तो ये बेसिकली कोन का एक फ्रस्टम है। जैसे कौन समझते हो हम लोग, आइसक्रीम वाला कौन, कौन सा आइसक्रीम हटा लो, राइट, वही वाला कौन है। तो कौन का फ्रस्टम है, ऐसा समझ, बेसिकली कौन है, इसका इतना जो पोर्शन है ना, ऊपर वाला जो पोर्शन है वर्टेक्स वाला, इतना हटा दे, तो एक्चुअली में ये वाली ज्योमेट्री है। और इसमें उसने पूछा कि बताओ ये लेंथ के अक्रॉस, लेंथ के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना। तो देख फंडा क्या है, देख लेंथ के अक्रॉस पूछ रहा है, इसका मतलब बैटरी कनेक्ट कर रहा है अक्रॉस दीज टू एंड्स, और बैटरी इस तरह से करंट और सप्लाई कर रहा है। क्लियर है? ठीक है भाई। तो उसमें अप्रोच ये है कि एलिमेंट लेके इंडिकेट करके निकालना पड़ेगा। क्या बोला कि साहब यहाँ से कुछ x डिस्टेंस पे dx की स्मॉल विड्थ का, इस तरह से dx की थिकनेस का, यहाँ से x डिस्टेंस पे dx की विड्थ का एक छोटा सा डिफरेंशियल डिस्क अज्यूम करेंगे। फील कर पा रहे हैं? ऐसा सोच, यहाँ से x डिस्टेंस पे ना एक स्लाइस कट कर लिया, खचाक खचाक, क्या मिलेगा, यू विल गेट अ सर्कुलर डिस्क जिसका कुछ ना कुछ स्मॉल थिकनेस है, और वो थिकनेस तुम लोग फील कर पा रहे हो dx के बराबर है। क्लियर है? खचाक खचाक खुचुक, मतलब सोच रहे हो बड़ू, ठीक है। इस तरह से एक सर्कुलर डिस्क मिलेगा जिसका कुछ ना कुछ स्मॉल थिकनेस मिल रहा है। क्लियर है? तो पहले इस डिफरेंशियल डिस्क का हम लोग डिफरेंशियल रेजिस्टेंस लिखेंगे। तो R बराबर रो एल अपॉन ए। देख ये जो फॉर्मूला है इसमें थोड़ा ध्यान रखें, एल हम उस डायरेक्शन में लेंथ लेते हैं जिस डायरेक्शन में करंट दौड़ रही है, ए हम वो एरिया लेते हैं टू विच द करंट इज फ्लोइंग नॉर्मली। ये फंडा है। अब ध्यान से देख, तो इसका डिफरेंशियल रेजिस्टेंस क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने मान लिया है ये जो डिफरेंशियल तुम्हें डिस्क देख रहा है ना, उस डिफरेंशियल डिस्क का रेडियस मान लिया y है, ठीक है। तो ध्यान से देख, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में लेंथ कितना दिख रहा है, dx, रो एल अपॉन ए, एल उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट जाती है, और जो एरिया है वो एरिया हम वो पकड़ते हैं टू विच द करंट इज फ्लोइंग नॉर्मली, जिस एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में करंट दौड़ता है। ठीक है, अब ध्यान से देख, तो वो ये एरिया है, थोड़ा ध्यान से सोचो, क्या तुम्हें सर्कुलर एरिया मिलेगा, ये एरिया इस तरह से पाई आर स्क्वायर, कोन का फ्रस्टम है, बेसिकली कोन का फ्रस्टम है, तो ये सारे के सारे आपको सर्कुलर एरिया ही तो मिलेंगे। ये सुनो, ये फंडा है, ठीक है। तो लेंथ हमने वो लिया जिस डायरेक्शन में करंट दौड़ रही थी, बोले तो dx, और एरिया क्या लिया, वो एरिया टू विच द करंट इज फ्लोइंग नॉर्मली, पाई आर स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, आर मतलब यहाँ पे वाई डाल दिया है। क्लियर है? ठीक है भाई।
अब यहाँ पे सबसे पहले आपको y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज दो वेरिएबल आ जाएंगे, इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो y को देखो x के टर्म्स में तुम लोग कहीं से एक्सप्रेस कर सकते हो, सिंपल ज्योमेट्री डील करना है। इधर देख, तो मैंने एक साथ परपेंडिकुलर यहाँ से खींच दिया है, ठीक है। मान लेता हूँ ये एंगल कुछ थीटा है। एक बार तुम लोग इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में tan थीटा घुमाओ और दूसरी बार इस बड़े वाले रेक्टेंगल ट्रायंगल में tan थीटा घुमाओ। तो डाल रहा हूँ tan थीटा की वैल्यू, सब लोग थोड़ा ध्यान दें। कोई शंका नहीं किसी को। इधर देख, इन दिस रेक्टेंगल ट्रायंगल tan थीटा, अब देख ये y है, a निकल गया तो ये कितना होगा y माइनस a, एंड डिवाइड बाई ये साइड कितनी है x। क्या बोला, y माइनस a, और डिवाइड बाई ये वाली साइड कितनी है, इट इज x बराबर। अब ध्यान से देखें, इन दिस रेक्टेंगल ट्रायंगल tan थीटा कितना होगा 10 एंड होल डिवाइड बाय 10। अब देख पूरा का पूरा कितना है b, इसमें से ये a हटा दे, पूरा b है, a चला गया तो ये पट्टी कितनी बचेगी b माइनस a, और डिवाइड बाई ये पूरी लेंथ तुम्हें l दे रखी है उसने, ये सुनो। तो इन दिस रेक्टेंगल ट्रायंगल tan थीटा कितना होगा 10 b माइनस a एंड डिवाइड बाई 10, मतलब यहाँ से y निकल आएगा इन टर्म्स ऑफ x। फिर y को x की फॉर्म में रख देना, पूरा इंटीग्रेशन जो है x की फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आसानी से तुम लोग x की लिमिट चिपका सकते हो। पहले y को निकाल लिया जाए, है कि नहीं। पहले साहब y को थोड़ा सा देखो, तो y माइनस है कितना हो जाएगा b माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स। तो y यहाँ से साहब निकल आया, बोलो एक उधर ले जा रहा हूँ, a प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स, एक उधर ले गया, पास हो गया, a प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स। अब इस y की वैल्यू यहाँ पे छाप रहा हूँ, तो साहब डी आर की वैल्यू हो जाएगी रो डी एक्स अपॉन पाई इंटू वाई की वैल्यू कितनी, a प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स एंड डिवाइड बाय एल, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करा दे। क्लियर है, y की वैल्यू छपका दी है, a प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स अपॉन एल, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करा दिया। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए यू कैन इजिली इंटीग्रेटेड, तो रो अपॉन पाई इंटीग्रेशन में आएगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर करा दे। क्लियर है, ऐसा फंडा है, रो अपॉन पाई और इंटीग्रेशन ऑफ। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या x की एलिमेंट पढ़ती हुई तुम्हें दिख रही है, फ्रॉम x बराबर 0 से x बराबर l। एक्चुअली ऐसे जितने भी डिफरेंशियल डिस्क हैं उनको तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एंड देयरफॉर x वरी करेगा राइट फ्रॉम x बराबर 0 से x बराबर l। x बराबर 0 मतलब ये सबसे पहली वाली डिस्क इंटीग्रेट होगी, x बराबर l मतलब ये सबसे आखिरी वाली डिस्क इंटीग्रेट हो रही, राइट। तो सारे के सारे डिस्क को हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन में इनकॉर्पोरेट कर ले जाएंगे, ऐसा है। और थोड़ा ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ पे ध्यान से सोचो, क्या सारे के सारे जो तुम्हें इस तरह के डिफरेंशियल डिस्क हैं वो सारे के सारे सीरीज में दिख रहे हैं। ये सुनो, ये डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, क्या सारे के सारे डायरेक्टली ज्वाइंट इन सीरीज। तो सीरीज में हर एक का डिफरेंशियल रेजिस्टेंस निकाल के ऐड करना पड़ेगा। भाई सीरीज में इफेक्ट को क्या पढ़ते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3, डी आर डी आर डी आर डी आर, एंड द समेशन और एडिशन इट इज डिनोटेड बाय इंटीग्रेशन। भाई इंटीग्रेशन है क्या, किसी भी एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी की इन्फिनाइट वैल्यूज को जोड़ने का एक टूल है। तो ऐसे थोड़ा फील भी कर सकते हो कि यार रेजिस्टेंस सीरीज में कि पैरेलल में। क्लियर है, ऐसा है, क्योंकि पैरेलल में होते तो उल्टा होके ऐड करते, 1/dr 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 1/dr, तो 1/r का इंटीग्रेशन हो जाता है। बट यहाँ पे सीधा सीधा dr का इंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि सारे के सारे सीरीज में लगे हैं। ऐसे सवाल बन सकते हैं, ठीक है, जिसमें अगर मान ले रेजिस्टेंस पैरेलल में होते तो 1/dr 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 जोड़ना पड़ेगा, तो वहाँ पे जाएगा रे इंटीग्रेशन ऑफ 1/dr। तो ऐसे भी सवाल मिल सकते हैं, थोड़ा देख सुन के जाना कि सारे की सारी पार्टी सीरीज में कि पैरेलल में। यहाँ पे मैं सीधा सीधा देख रहा है, इसलिए सीधा सीधा चिपका दिए। हर केस में जरूरी थोड़ी r बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dr, कई बार पलट सकती है कहानी, r बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/dr, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंटीग्रेशन आसान है, इसको बना सकते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आप थोड़ा सा अटैक कर लेते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, b माइनस ए एक्स बाय, ठीक है भाई, a प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स बाय एल, और होल स्क्वायर है तो भाई होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो इसी पार्टी को डिनोमिनेटर को हम लोग कुछ अज्यूम कर लेते हैं, a प्लस बी माइनस ए अपॉन, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को साहब मैंने t मान लिया, पूरी इक्वेशन को दोनों साइड से t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा लो। क्लियर है, किसी को कोई शंका नहीं।
टी का टी के रेस्पेक्ट 1, ए कांस्टेंट छोड़ दे 0, ये कांस्टेंट छोड़ दे, एक्स का टी के रेस्पेक्ट में dx बाई dt, ठीक है। तो यहाँ से dx हमने निकाल दिया L अपॉन बी माइनस ए इंटू डी टी, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को ना टी और डी टी के फॉर्म में तुम लोग एक्सप्रेस कर लो, यहीं पे चिपका देता हूँ। बोलो भाई, किसी क्वेश्चन का नहीं, यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले dx की बैंड बजा दे, तो dx ये यहाँ पे चिपका दिया है L अपॉन बी माइनस ए और अंदर आ जाएगा dt, कोई शंका नहीं, क्लियर है। L अपॉन dx ये गया L अपॉन बी माइनस ए कॉन्स्टेंट बाहर निकल लिया और dt अंदर आ गया। और ये जो पूरी की पूरी पार्टी है, ध्यान से देखो, क्या यही तो t है बेसिकली, तो नीचे आ गया t स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म की इंटीग्रेशन आ गई, इसको आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो L अपॉन बी माइनस ए इंटीग्रेशन में आएगा t की पावर -2, x की पावर n का n+1 से इंटीग्रेशन निकाल लो, t की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो ये माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा बोलो 1/t, नीचे आएगा पावर पास हो जाएगा और ये माइनस इधर आ गया, क्लियर है। अब जो t अज्यूम किया था वापस से सब्स्टिट्यूट करा ले, t अज्यूम किया था बोलो कितना, a प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स, तो t की वैल्यू यहाँ पे डाल दे, तो वहाँ से इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कितना है वो निकल आएगा, इधर लिख देता हूँ। तो फाइनली इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस L अपॉन बी माइनस ए और 1/t, बोले तो a प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स, बोलो भाई क्लियर है। t की वैल्यू डाल दिया a प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स अपॉन एल, और बाकी ये पार्टी एस माइनस ऑफ L अपॉन बी माइनस ए, क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेशन आ गया, अब इसकी वैल्यू डाल के लिमिट घुमा दोगे जी सर। तो फाइनली इस इंटीग्रेशन की वैल्यू छुपका रहा हूँ, तो माइनस रो L पाई बी माइनस ए डिनोमिनेटर a प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स बाय, और सब यहाँ पे फाइनली लिमिट पड़ेंगी, देखो क्या किया सामने है, रो अपन पाई एस है और उसका इंटीग्रेशन चिपका दिया माइनस L अपॉन बी माइनस है और जो भी है। अब यहाँ पे x ये है अपर लिमिट, दूसरी बार लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर लिमिट पाई बी माइनस ए, एक्स ये एल डालेगा तो ये आएगा, क्या बोला, एक्स ये गया एल डाल दिया, ये आ गया माइनस, दूसरी बार लो लिमिट, जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे 0 डाल दे, ये सुनो, x 0 डाल देगा, ये पार्टी पूरी 0 हो जाएगी, सिर्फ वैसे कितना आएगा। इसी को तुम लोग सिंप्लीफाई करोगे, इसी को सिंप्लीफाई करके देखोगे, फाइनली द रिजल्ट कम्स आउट टू बी दिस, छापते चलो जी सब। तो अब हम लोग मूव करते हैं एक और सिमिलर प्रॉब्लम पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4 में आ जाए सब लोग। तो पहले अरेंजमेंट क्या है वो ध्यान से देखें। एक मेटालिक स्फीयर है रेडियस ए का, ठीक, इट इज सराउंडेड बाय अ कॉन्सेंट्रिक थिन मेटालिक शेल ऑफ रेडियस बी। देखो ये स्फीयर है, मतलब सॉलिड स्फीयर है रेडियस ए का, इट इज सराउंडेड बाय अ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हुज रेडियस इज बी। अब ये जो है ये शेल है, मेटालिक शेल है, शेल मतलब हॉलो स्फीयर है, बोले तो ये जो आपको स्पेस दिख रहा है वो कंप्लीटली खाली है, ठीक है, ब्लैंक स्पेस है। अब उसने बोला कि साहब स्पेस बिटवीन द स्फीयर्स फिल्ड विद अ होमोजेनियस पुअरली कंडक्टिंग मीडियम ऑफ रेजिस्टिविटी रो। मान ले कोई मीडियम भरेला है, इतने मीडियम में मीडियम भरेला है इतना रीजन में जिसका रेजिस्टिविटी रो दे रखा है। फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ द गैप बिटवीन दिस टू स्फीयर्स। अब यार ये जो दो स्फीयर्स हैं इनके बीच का ये जो गैप है जिसमें उसने मटेरियल भर रखा है, बता इस रीजन का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बिल्कुल सिमिलर सवाल हो गया जैसे हम लोग पिछला वाला बनाए थे, एलिमेंट लेके इंडिकेट करके निकालना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग आर रेडियस का, डी आर के स्मॉल थिकनेस का एक डिफरेंशियल शेल पकड़ेंगे, उस डिफरेंशियल शेल का डिफरेंशियल रेजिस्टेंस निकालेंगे, टोटल निकालने के लिए इंडिकेट कर देंगे। दिस आइडिया, दिस अप्रोच अप्लाई कैसे करते हैं सुनने से। इधर देख, तो मैंने साहब यहाँ पे क्या किया, इधर देख, आर रेडियस का एक स्मॉल थिकनेस, डी आर का एक डिफरेंशियल शेल ले लिया, ठीक है। इस डिफरेंशियल शेल का हम लोग डिफरेंशियल रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा सा तुम लोगों को समझा दूं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि R बराबर रो एल अपॉन ए, R बराबर रो एल अपॉन ए के एक्सप्रेशन में एल जो हम लोग पकड़ते हैं इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, एरिया वो पकड़ते हैं टू विच द करंट इज फ्लोइंग नॉर्मली। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से फील करें, थोड़ा सा फील कर, प्योर फील है। देख
ये मान ले इनर वाला स्फीयर है, ये वाला आउटर वाला स्फीयर है। अब ऐसे सोच, उसने पूछा इनर और आउटर के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब दे आर कनेक्टिंग अ बैटरी इन बिटवीन दीज टू सरफेसेस। उसने जो यहाँ पे बैटरी चिपकाई है वो इस इनर आउटर सरफेस के बीच में चिपकाई है। लेट्स से ये पूरा का पूरा इनर सरफेस हायर पोटेंशियल पे, ये पूरा का पूरा लोअर पोटेंशियल पे। तो अब पता है करंट कैसे जाएगा, करंट रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन भागेगा, खचखच कुछ कुछ खचाक ऐसे जाएगा, इस तरह से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन जाएगा करंट फ्रॉम दिस इनर शेल टू दिस आउटर शेल। ये फंडा है, क्लियर है। तो यहां पे थोड़ा ध्यान ये रखना है कि सिंस करंट दोस्त ऐसे जा रहा है, खचा खच खचा खच कुचुक इस तरह से जा रहा है, तो आपको लेंथ लेना पड़ेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और एरिया सब उसके नॉर्मल डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। तो कैसे रख रहा हूं, एवरीवन सी दिस। अरे हाँ ना तो बोलो रे, ये सुनो, आर बराबर रो अपॉन ए। तो रो मतलब ठीक है मटेरियल का रेजिस्टिविटी है, ठीक है एल। तो एल आप कंसीडर करोगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यार करंट के डायरेक्शन में लेंथ कितनी, तो करंट की डायरेक्शन में तो इतनी ही लेंथ मिल रही ना, डी आर। रो एल, एल की जगह डी आर चिपका दिया। एरिया ध्यान से सोचो, क्या इस स्फीयर का जो एरिया है यही वो एरिया है टू विच दिस करंट इज फ्लोइंग नॉर्मली। ये सुनो, करंट रेडियली आउटवर्ड भाग रही है और उसका नॉर्मल एरिया यही तो होगा ना, ये वो एरिया है हाँ, टू विच दिस करंट इज फ्लोइंग नॉर्मली रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। ध्यान से देख, देख ये जो आपको एरिया दिख रहा है, क्या यही तो वो एरिया है जिसके नॉर्मल डायरेक्शन में करंट दौड़ रही है। भाई साहब एक बार बताओ, अब बोलोगे साहब कैसे पता चला ये नॉर्मल है, स्फीयर का नॉर्मल है ना रे, स्फीयर के सेंटर से ही तो पास करता है कि नहीं, रेडियल डायरेक्शन भाग रही है ना, ठीक है। अरे रेडियस ही क्या होता है, रेडियस बेसिकली सेंटर से पास करता है, और सेंटर ही क्या होता है, स्फीयर का नॉर्मल। स्फीयर का जो नॉर्मल ही होता है वो सेंटर से पास कर सकता है, और करंट रेडियल डायरेक्शन जा रहा है ना, रेडियस रेडियस ये रेडियस, तो रेडियस तो नॉर्मल ही तो हो गया रे, रेडियस ही तो पास करता है सेंटर से। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, रेडियल डायरेक्शन में, मतलब पक्की बात है करंट इस स्फीयर के सरफेस एरिया के नॉर्मल है। इसलिए एरिया रखते टाइम तुम्हें रखना पड़ेगा स्फीयर का सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि करंट साहब सेंटर से ही पास कर रही है, रेडियल डायरेक्शन जा रही है ना, ये फंडा है, क्लियर है। तो हमने लेंथ वो ले लिया जिस डायरेक्शन में करंट है, एरिया वो ले लिया जिसके नॉर्मल डायरेक्शन में करंट जा रही है, क्लियर है। रेडियल है ना, रेडियल मतलब वो सेंटर से पास करेगी, और सेंटर से कौन पास करता है, नॉर्मल। तो वही तो देखना है, एरिया के नॉर्मल, एरिया के नॉर्मल, ठीक। अब देखो ये हो गया छोटे से एलिमेंट का छोटा सा रेजिस्टेंस, पूरे के पूरे सिस्टम का टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए यू कैन इजीली इंटीग्रेटेड। ये सुनो, ये ऐसे समझ लो, ऐसे जितने भी डिफरेंशियल 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 रेजिस्टेंस हैं, क्या सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं, इन बिटवीन 10 पॉइंट एंड 10 पॉइंट, हाँ ना बोलते रहो। ये सुनो, सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो सीरीज में इफेक्ट क्या होगा, R1 + R2 + R3 + R4 dr 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 dr। तो दिस एडिशन समेशन इज डिनोटेड बाय इंटीग्रेशन, क्लियर है। dr/r², क्या है भाई, dr/r²। आर की लिमिट क्या हम घुमाएंगे बोलो, ये सुनो, r बराबर a से r बराबर b, यहाँ से यहाँ तक के रीजन का तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक के जितने भी शेल्स हैं उनको तुम्हें इंडिकेट करना पड़ेगा। इसलिए आर की मैंने लिमिट घुमाई, r बराबर a से r बराबर b। आर बराबर ए मतलब ये इनर मोस्ट शेल, आर बराबर बी मतलब आउटर मोस्ट। तो यहाँ से यहाँ तक के जितने भी शेल्स हैं वो सारे सारे इंडिकेट हो जाएंगे, क्लियर है। इंडिकेशन आसान है, तो देख रो 4 पाई, ये ऊपर चला जाएगा r⁻², तो x की पावर n का हो जाएगा n+1 n+1। तो इसमें सब लिमिट घुमा दो, ये सुनो, तो दिस इज रो 4 पाई -1/r a से b माइनस रो/4 पाई अपर माइनस लोअर लिमिट, फाइनली रो/4 पाई। दिस इज द फाइनल आंसर, क्लियर है, छापते चलो। सो प्यारे बच्चों, अब हम लोग मूव करने वाले हैं जेईई एडवांस के एक और धुआंधार PYQ पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। सवाल नंबर जो 6 है जेईई एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, अभी रिसेंट में आया हुआ सवाल है और बड़ा आसान सा सवाल है। आओ देखते हैं क्या है। एक बेसिकली इन्फिनाइट ग्रिड है, यू कैन सी यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स हैं ऑफ 1 ohm and 2 ohm रेसिस्टर्स, 1 2 1 2 1 2 1 2 इन्फिनाइट 1 2 है, ठीक है। और A एंड B के क्रॉस उसने एक बैटरी चिपका दी है 6 वोल्ट EMF की,
पहला सवाल, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हाँ याद कर, ऐसा सवाल लेवल 2 छोड़, हम लोग लेवल 1 में ही बना चुके हैं, ये सुनो, ऑल्दो लेवल 2 का है, लेवल 1 में ही चिपका दिया था। ठीक है, राइट। तो याद कर, क्या आर इफेक्टिव अपने को निकालना आता है, ये सुनो, क्लियर है। इधर देख, ध्यान से देखें कि अभी बैटरी का कोई काम नहीं, क्योंकि आर इफेक्टिव निकालना में थोड़ी बैटरी का कोई काम होगा, तो उसको हटा देते हैं। सिंस यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स हैं, 1 2 1 2 1 2, तो इन्फिनिटी में से एक आध यूनिट हटा दे, एक आध यूनिट एक्स्ट्रा ऐड कर दे, इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ए और बी तुमने यहाँ पे लिए, ऐसे ही मैं 2 पॉइंट सी और डी यहाँ पे चिपका देता हूँ। क्या जितना आर इफेक्टिव इस पूरे सर्किट का अक्रॉस ए एंड बी होगा, क्या उतना ही आर इफेक्टिव एक यूनिट हटा दे, इधर देख, इसको हटा, उतना ही आर इफेक्टिव इस रिमेनिंग सर्किट का होगा अक्रॉस सी एंड डी। भाई साहब इन्फिनिटी लिख दो, इन्फिनिटी -1 लिख दो, इन्फिनिटी +1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई साहब समंदर है, समंदर में 2-4 बाल्टी पानी डाल दे, बाढ़ थोड़ी आ जाएगी, उतना ही रहेगा। ठीक है, ओशन ऑफ वाटर है, समंदर में से 2-4 बाल्टी पानी निकाल ले, सूख थोड़ी जाएगा रे, अकाल पड़ गया। इधर थोड़ी है, समंदर है, ओशन ऑफ वाटर है। तो वही है रे, इनफाइनाइट यूनिट्स हैं, एक आध यूनिट हटा दे, एक आध यूनिट एक्स्ट्रा डाल दे, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दैट इज आर इफेक्टिव ऑफ दिस सर्किट अक्रॉस ए एंड बी। ठीक है, इट इज सेम एज आर इफेक्टिव ऑफ द रिमेनिंग सर्किट, दिस रिमेनिंग सर्किट अक्रॉस सी एंड डी। ये सुनो, एक यूनिट हटा दिया है, तो जितना इस सर्किट का आर इफेक्टिव ए और बी के अक्रॉस एक यूनिट हटा दिया, उतना ही इस रिमेनिंग सर्किट का आर इफेक्टिव अक्रॉस सी एंड डी। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस रिमेनिंग सर्किट को हटा के उसका आर इफेक्टिव डाल रहा हूं। एक्चुअली मैं इस प्रोफाइल के प्रॉब्लम्स को डील करने का ये धुआंधार अप्रोच है। अरे हाँ ना तो बोलो, ये सुनो, एक्चुअली में ये फंडा है दोस्त। पहले बता, इसको इसमें कैसे ट्रांसफॉर्म किया, किसी को शंका, कोई शक नहीं, कोई संशय नहीं, कोई शंका नहीं। इधर देख भाई, आर इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे तुम बोलते हो कि साहब ये 3 रेजिस्टर हैं और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टर आर इफेक्टिव है, R1 है, R2 है, R3 है, तो एक ही बात है, या तो तुम इन तीनों रेजिस्टेंस को एक साथ यूज़ करो, या उसकी जगह डायरेक्टली उनका इफेक्टिव रेजिस्टर यूज़ कर दो। बात एक ही है, वही फंडा है। इधर देख, या तो तुम ये पूरा का पूरा सर्किट एक साथ यूज़ करो, या उसको हटा के उसकी जगह उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस यूज़ करो। बस ध्यान ये रखना है कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सी एंड डी के अक्रॉस, क्या वही इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मैंने मान लिया कुछ आ रहा है। क्लियर है, अब कहानी आसान है, लॉजिक इतना ही था, अब सिंपल है। इधर देख, अक्रॉस दिस एंड दिस, ये 2 ये R पैरेलल में हो जाएंगे। R1 R2 का पैरेलल में आर इफेक्टिव क्या पड़ता है, R1 R2 अपॉन R1 + R2, मतलब 2 और R का इन पैरेलल 2R अपॉन 2 + R। ये सुनो, अब ध्यान से देख, क्या इसका जो आर इफेक्टिव आया क्या 1 के साथ सीरीज में, और क्या इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R होगा। देखो, जो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का अक्रॉस सी एंड डी है, वही इस पूरे सर्किट का आर इफेक्टिव अक्रॉस ए एंड बी है, वही आर इफेक्टिव हमने R माना, इसलिए सी एंड डी का क्रॉस भी वही आ रहा है, ए एंड बी का क्रॉस भी वही आ रहा है। तो फाइनली मैं आर की इक्वेशन क्या ये लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन बस समझ लो तो सोच लो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। ठीक है, गंगा नहा ली। ठीक है, तो देख ऐसा है, सुनना भाई, तो सीरीज में आर इफेक्टिव क्या लिखेगा, बोलो, R1 + R2 सीरीज हो गया ना रे, इसका जो आर इफेक्टिव आया वो 1 के साथ सीरीज में ना, तो आर इफेक्टिव बराबर 1 प्लस इनका आर इफेक्टिव कितना है, जो भी है, R + 2 + 2R डिवाइड बाय R + 2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो R बराबर 3R + 2, नीचे R + 2, R² + 2R बराबर 3R + 2, R² - R - 2 बराबर 0। फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, इधर देख, अरे हाँ ना तो बोलते चलो। ये सुनो, 2 × 1 2 हो गया, तो 2 - 1 मतलब R हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, -2R + R मतलब फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, कोई शंका नहीं किसी को, सिंपल कैलकुलेशन है। Now, if the product of two functions 0, at least one of them has to be 0. Either this is 0 or this is 0. If this is 0, R - 1 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखें, जितने भी पैसिव एलिमेंट्स हैं, चाहे वो
रेजिस्टर हो उसका रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर हो उसका इंडक्टेंस हो, कैपेसिटर हो उसका कैपेसिटेंस हो। तो कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस ये हमेशा पॉजिटिव टर्म्स होते हैं, कैन नेवर भी नेगेटिव, तो ये एलिमेंट हो जाएगा। तो r-2 बराबर 0, r की वैल्यू, हाँ पहले पार्ट का आंसर। अब सोचिए आसान सवाल था, जेईई एडवांस से पूछा था, छापते चलो जी सब। तो अब हम लोग मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सब सेकंड पार्ट के लिए वापस से अपने को ओरिजिनल सर्किट डील करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल सर्किट सब क्या था, तो उसको मैं वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो दिस वॉज अवर ओरिजिनल सर्किट, 1 ओम 2 ओम और इन्फिनिटी तक गाड़ी चल रही। सेकंड पार्ट में उसने बोला फाइंड आउट द करंट दैट पासेस थ्रू 2 ओम रेजिस्टर नियरेस्ट टू द बैटरी। धुआंधार, इधर देख। उसने बोला क्योंकि 2 ओम वाले यार इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, कौन सा 2 ओम, इसलिए उसने क्लैरिफाई कर रखा है उस 2 ओम वाली ब्रांच में फ्लो करने वाला करंट बता विच इज नियरेस्ट टू द बैटरी। तो क्या दे आर आस्किंग करंट फ्लोइंग इन दिस रेजिस्टर, दिस इज दैट रेजिस्टर 2 ओम विच इज नियरेस्ट टू दिस बैटरी। अब उसको निकालेंगे कैसे, ध्यान से देख। एक काम करते हैं, पहले बैटरी सरेडो कितना टोटल करंट सप्लाई कर रही है वो हम लोग निकाल लेते हैं। आई बराबर ई अपॉन आर फैक्टर, हाँ ना बोलते रहो, ये सुनो। बैटरी टोटल कितना करंट इस पूरे सर्किट को दे रही है, तो यार ईएमएफ हो गया 6 और डिवाइड बाई इस पूरे सर्किट का क्रॉस ए एंड बी आर इफेक्ट अभी भी निकाल लिया 2, ठीक है भाई। 3 एम्पियर, 3 क्या है, मतलब यार इस बैटरी ने सर्किट को टोटल करंट जो भेजा वो 3 एम्पियर भेजा। कितना भेजा बोलो, ठीक है भाई। तो इसमें भी 3 एम्पियर जाएगी, इसमें भी 3 एम्पियर जाएगी। तो मैं पूछ रहा है करंट फ्लोइंग इन दिस ब्रांच, तो मैं सब मान लेता हूँ, मुझे पता नहीं है, मैंने मान लिया आई। कितनी सफाई से आई निकाल रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जेईई एडवांस, मजा मजा। इस लूप में केवल घुमा दे, एक झटके में एक लाइन में आई आएगा, ठीक है। देख ध्यान से, अरे हाँ ना तो बोलो भाई, ये सुनो। इस लूप में केवल चिपका दिया, लोअर माइनस आर माइनस ई, हायर माइनस लोअर प्लस आई आर, हायर माइनस लोअर प्लस आई आर, एंड दिस शुड बी 0। 2i माइनस 3 बराबर 0, हाँ 2i बराबर 3i बराबर। सोच, इतना आसान सवाल था, ये जेईई एडवांस में पूछा था। ऑल्दो ये सवाल खत्म हो गया, बट जहाँ पे एडवांस की कहानी खत्म होती है अपनी पार्टी वहीं से शुरू होती है। अब मान ले इसी में एक स्टेप में और आगे बढ़ जाता हूँ, पूछना छोड़, ये तो आसान था, इसमें सीधा सीधा केवीएल घुमा के निकाल लिया। अब मुझे बता इस ब्रांच में कितनी करंट है, करंट फ्लोइंग इन द नेक्स्ट 2 ओम रेजिस्टर, ठीक है। बैटरी का जो नेक्स्ट है उसका नेक्स्ट जो 2 ओम है उसमें बता करंट कितना होगा, क्या आप तुम लोग निकाल ले जाओगे, ठीक है। केसीएल और केवीएल का खेल है, ध्यान से सुनो। इधर देख, मैं हिंट देता हूँ, बाकी तुम लोग ट्राई कर लेना। इधर देख, इसमें 3 गया और इसमें आई मतलब 1.5 गया, ध्यान से सुनना। इसमें 3, इसमें 1.5, तो क्या रिमेनिंग इस ब्रांच में 1.5 जाएगा। अरे 3 में से 1.5 इधर चला गया, 1.5 इधर जाएगा। तो इसमें पता है, इसमें पता है, इसमें नहीं निकाल लेगा। अरे केवीएल घुमाना रे, ये सुनो, क्लियर है। तो इसका हो गया यार -1.5 इंटू 2 और इसका हो गया साहब +1.5 इंटू 1। हाँ, तो यहाँ से आई कितना निकल आएगा, ये सुनो। ऐसे ही किसी भी रजिस्टर में पूछ लेता तो करंट क्या हम लोग निकाल ले जाते, ये फंडा है, क्लियर। छापते चलो। सो बहादुर बच्चों, अब हम लोग मूव करते हैं एक और जेईई एडवांस के धुआंधार पीवाईक्यू पे। दैट इज सवाल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी रिसेंट जेईई एडवांस में पूछा हुआ सवाल है और बहुत आसान सवाल है। तो सवाल में तुम लोग पढ़ पा रहे हो, इस तरह का एक सर्किट दिया है, ठीक है। S1 है, स्विच S2 है, दिस इज वोल्ट मीटर, बैटरी और सारे रेजिस्टेंस गिवन है। उसने बोला कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज V1, अभी रिसेंट आया हुआ सवाल है, ठीक है, जस्ट फ्यू ईयर्स बैक। वोल्ट मीटर की रीडिंग V1 है जब S1 क्लोज करता है, वोल्ट मीटर की रीडिंग V2 है जब S2 क्लोज करता है, और V3 है जब S1 S2 साइमल्टेनियसली क्लोज्ड। तो बता इन तीनों में रिलेशन क्या होगा, मतलब कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, या क्या तीनों बराबर होंगे या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। V1 V2 V3, एवरीवन सी दिस। व्हेन ओनली स्विच S1 इज क्लोज, तो ध्यान से सोचो कि यार बैटरी जो करंट सप्लाई करेगी पूरा का पूरा गोल्लू 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 यहाँ से जाएगी। ये तो खुला है, जाने का सवाल ही नहीं। इधर से क्यों नहीं जाएगा, क्या हमेशा याद रखो तुम लोग, जब तक सवाल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स उनको हम लोग मान के चलते हैं टू बी आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स। अमीटर आइडियल अमीटर, रेजिस्टेंस 0, वोल्ट मीटर आइडियल वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। तो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होने की वजह से इस ब्रांच में देयर विल बी
नो करंट। देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा इसके क्रॉस, वही तो वोल्टमीटर की रीडिंग है, लेकिन डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है इन्फिनिटी, उसकी वजह से करंट जीरो हो जाएगा, ये फंडा है। इसलिए मैंने बोला जो भी बैटरी ने करंट भेजा पूरा का पूरा गुल्लू 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 निकल लिया। तो एक काम कर, आउटर वाले लूप में केवीएल मार, ठीक है, और वहाँ से आई निकाल लो, आई आ जाएगा, आर पता है, वोल्टेज निकल आएगा, ठीक है। तो देखो जो आउटर मोस्ट लूप दिख रहा है उसी में केवीएल की इक्वेशन तो आसान है, किसी को कोई शंका नहीं। माइनस ई हायर माइनस लोअर प्लस आई आर, हायर माइनस लोअर प्लस आई आर, जीरो, आई की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखो यार, वोल्टमीटर क्या रीड करेगा, क्या इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो रीड करेगा। ये सुनो भाई साहब, इन्हीं दो पॉइंट्स के क्रॉस तुमने वोल्टमीटर कनेक्ट किया तो वोल्टमीटर इन दो पॉइंट के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस रीड करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वी बराबर आई आर। तो यार V1 क्या मैं डायरेक्टली लिखूंगा आई इंटू आर, तो जल्दी बता आई कितना निकाला, हाँ ना बोलते रहो, मल्टीप्लाइड बाई इसी का आर कितना है। ये सुनो, इसी ब्रांच का आई, इसी ब्रांच का आर, आई निकाल लिया और आर यार पता है इस ब्रांच का, क्लियर है। तो भाई साहब V1 की रीडिंग आ गई कितनी, हाँ। ऐसे ही सिमिलरली यू कैन प्रोसीड फॉर द रिमेनिंग केसेस। जैसे मान ले सेकंड केस में डील करना है तो सर्किट में थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा देखो, अब सोच के बताएं सब लोग, थोड़ा सा सोच के बताएं कि व्हेन ओनली स्विच S2 इज क्लोज्ड, तो फिर से क्या हम उसी तरह से रिपीट कर सकते हैं। जब S2 को बंद किया, ये वाला खुला ही है, दोनों एक साथ क्लोज करेगा आखिरी केस में, उसकी चर्चा हम लोग लास्ट केस में करेंगे, ठीक है। तो देख ऐसा है, अब बैटरी ने जो भी करंट सप्लाई किया पूरा का पूरा गुल्लू 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 आ गया, ऐसा है, ठीक है, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, मतलब यहाँ से तो इसलिए करंट नहीं जाएगा क्योंकि खुला हुआ है, और यहाँ से इसलिए नहीं जाएगा बिकॉज आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है। आइडियल वोल्टमीटर हमेशा ध्यान रखें, इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस इज इनफिनाइट, ठीक है। अब फिर से वही कहानी, वही अप्रोच, ठीक है। तो देखो इस वाले लूप में केवीएल की इक्वेशन लिख रहा हूं, तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दो, किसी को कोई शंका नहीं, सबको समझ में आ गया। माइनस ई प्लस आई आर बराबर जीरो, तो आई की वैल्यू यार हमने निकाल ली E/7R, तो आई निकाल लिया तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकता है, तो देख। तो इस केस में रेटिंग ऑफ वोल्टमीटर तो मैंने रखा है उसने कितना, क्लियर है, V2। तो यार इन दो पॉइंट्स के क्रॉस वोल्टमीटर कनेक्टेड है, तो वोल्टमीटर इन्हीं दो पॉइंट्स के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस रीड करेगा, और V कितना होगा, आई इंटू आर, इन्हीं दो पॉइंट्स का आई, इन्हीं दो पॉइंट्स का आर। तो जल्दी बोलो, आई के हम लोग निकाल चुके हैं, और मल्टीप्लाइड बाई इन दो पॉइंट का आर कितना है बोलो। तो क्या यार V2 की वैल्यू आ गई 6E/7, ठीक है, इसको संभाल के रखना। अब आते हैं आखिरी केस में। आखिरी केस में उसने क्या बोला कि यार दोनों स्विच क्लोज कर दे, S1 भी क्लोज मार, S2 भी क्लोज मार दे, फर्स्ट क्लास। ये ले, S1 भी बंद, S2 भी बंद। अब S1 S2 को आप एक साथ क्लोज करेंगे तो ये धुआंधार केस है। अब इसको ध्यान से समझें, जब दोनों आपने क्लोज कर दिए तो पक्की बात है यार, अब जो करंट आएगी उसकी ब्रांचिंग हो जाएगी, कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा। तो सर्किट को आसान बनाने के लिए आप क्या करें, इन दोनों को उड़ा दें, रिप्लेस कर दें बाय सिंगल रजिस्टर। ऐसे सोचो हमारे पास अब दो रजिस्टर नहीं है, हमारे पास एक ही रजिस्टर है। अरे अक्रॉस दिस एंड दिस, ये 3R ये 6R पैरेलल में चला गया ना रे, 3R और 6R, जल्दी बोल, इन पैरेलल कितना आएगा, 1/3R 1/6R, कितना। क्या इन दोनों का आर इफेक्टिव, क्या इन दोनों का पैरेलल में आर इफेक्टिव 2R आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब आसान है कहानी, मतलब ऐसे सोचें कि यार हमारे पास 3R और 6R पैरेलल में नहीं है, क्लियर है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू बोलो कितनी, 2R है। अब आसान है, जो भी बैटरी करंट सप्लाई किया पूरा गुल्लू 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 इधर चला गया, इस ब्रांच में इधर भी नो करंट। इस आउटर मोस्ट लूप में केवीएल घुमा रहा हूँ, देखो इक्वेशन समझें। अरे हाँ ना तो बोलो रे, ये सुनो, -E प्लस आई आर बराबर 0, आई आ गया तो वोल्टेज नहीं निकाल सकता रे। ध्यान से देख, जिन दो पॉइंट्स अक्रॉस वोल्टमीटर तुमने कनेक्ट किया है, वोल्टमीटर उन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस रीड करेगा, V बराबर आई आर, आई देख ले, आर देख ले, मल्टीप्लाई देम। तो जल्दी बोल, इन दो का वोल्टेज V3, इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में फ्लो करने वाला करंट अभी भी निकाल दिया है, और मल्टीप्लाइड बाई इसी ब्रांच में फ्लो करना, इसी ब्रांच का रेजिस्टेंस, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस। जल्दी बोल कितना आ जाएगा बोलो। तो साहब V3 की वैल्यू आ गई 2E/3, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन्हीं तीनों रीडिंग्स को कंपेयर करना था, क्लियर है। देख V1 की वैल्यू यार मैं लिख सकता हूँ 0.75E,
V2 को मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख सकता हूँ पॉइंट करीब करीब मान ले 8V, ठीक है। ऐसे ही V3 को मैं लिख सकता हूँ करीब करीब 0.67 अब ध्यान से देख, क्या सबसे ज़्यादा वोल्टेज आपको V2 दिख रहा है, और क्या सेकंड नंबर पे रीडिंग आपको V1 दिख रही है, और क्या सबसे छोटा जो वोल्टेज दिख रहा है? दिस इज द फाइनल आंसर। ये एक छोटा सा सवाल था जो जेईई एडवांस में पूछा गया था। छापते चलो। सो प्यारे बच्चों, अब हम लोग मूव करने वाले हैं एक और धुआंधार जेईई एडवांस के PYQ पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। सवाल नंबर 9 हमें पहुंचे, ठीक है। तो ऐसा मान लो उसने अपने को एक सर्किट दिया है, क्या है, बैटरी है 1 ओम, 6 ओम, 2 ओम, और ये जो 2 ओम वाला रजिस्टर है उसने एक लिक्विड में उसको इमर्स कर रखा है, मान लो वाटर में इमर्स कर रखा है, ठीक है। क्लियर है। अब सवाल पे आते हैं, क्या पूछा उसने। इफ द सर्किट इज एक्टिव फॉर 30 मिनट्स व्हाट वुड बी राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। फर्स्ट क्लास, बेहतरीन। देख यहाँ पे कंसेप्ट ये इन्वॉल्व है कि यार बैटरी की वजह से इस रजिस्टर में करंट फ्लो होगी। हम पढ़ चुके हैं जब भी किसी रजिस्टर में करंट पास करते हैं इट गेट्स हीटेड अप एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो इसमें हीट बनेगी, इस हीटिंग की वजह से क्या होगा, जो वाटर है, वाटर प्लस कैलोरीमीटर सिस्टम, उस सिस्टम का टेम्परेचर राइज हो जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ करंट इसमें देखनी है, इसका टेम्परेचर राइज से कोई मतलब नहीं है। दिस इज नॉट इमर्स इनसाइड वाटर। जो रजिस्टर वाटर में होगा उसकी हीट एक्चुअली में वाटर प्लस कैलोरीमीटर के सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएगी। तो उसमें दोनों कंसेप्ट का यूज है, करंट का तो है ही है, यहाँ पे थोड़ा सा थर्मो के भी कंसेप्ट का यूज है, मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए आंसर बड़ा आसान सवाल है। तो कैसे भी करके सबसे पहले हम लोग इस 2 ओम वाली ब्रांच में करंट निकालेंगे, फिर I स्क्वायर RT से हीट निकाल लेंगे, उस हीट को इक्वेट करा देंगे MSLDT से। दिस द आइडिया इन्वॉल्व इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। एवरीवन सी दिस। तो पहले मैं एक बात बताता हूँ कि साहब टोटल बैटरी जो है टोटल अमाउंट ऑफ कितना करंट सर्किट को सप्लाई करेगी। E/R इफेक्ट हो, जल्दी बोल। बैटरी के साथ EMF हो गया 6, R इफेक्ट हो। अब देखो ध्यान से, जिन 2 पॉइंट्स अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड है उन 2 पॉइंट्स अक्रॉस R इफेक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, अक्रॉस दिस एंड दिस 6 और 2 बोलो पैरेलल में कितना हो गया, ठीक है ना। पलटी मार दे, 6/4, 3/2, 1.5 तो ये 1.5, ये 1 सीरीज में हो जाएंगे, तो 1 + 1.5 कितना हो जाएगा, 2.5। कोई शंका नहीं। यहाँ से मतलब करंट मान लिया अपन, आ गया, ठीक है। इक्वेशन बना देता हूँ, बाकी तुम लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब इधर देख, तो ठीक है भाई, करंट आई गया, मान ले आउट ऑफ आई, I1 इधर जाता है, I2 इधर जाता है। तो क्या I1 और I2 में सब एक क्वेश्चन हमारी क्लियर है, यस नो। KCL से पहले क्वेश्चन क्लियर। टोटल करंट एंटरिंग I, टोटल करंट लिविंग I1 + I2, क्लियर है पहली। दूसरी इक्वेशन ध्यान से देखें, तो सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगी, अक्रॉस दिस एंड दिस, ये और ये दोनों के दोनों पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, I एंड R का प्रोडक्ट सेम होता है, I1 R1, I2 R2। तो देखो I1 इंटू इसका R1 बोलो, I2 इंटू इसका R2 कितना, नाउ यू गॉट 2 इक्वेशंस, 2 नोन्स। यहाँ से I1 भी निकल आएगा, I2 भी निकल आएगा, क्लियर। अपना टारगेट दोस्त I1 है, तो कैसे भी करके साहब हमने यहाँ से I1 निकाल लिया। उसके बाद अब देखो कंसेप्ट यहाँ पे क्या यूज होगा, 2 ओम वाले रजिस्टर में कितनी अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी, I स्क्वायर RT से निकालेंगे। कंसेप्ट समझ ध्यान से, जो भी हीट निकलेगी क्या वही तो इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर राइज कराने में यूज होगी। दिस इज द कंसेप्ट इन्वॉल्व इन दिस प्रॉब्लम। तो इस रजिस्टर में कितनी हीट मिली, I स्क्वायर RT, एंड दिस हीट इज कंप्लीटली यूज इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर प्लस कैलोरीमेट्रिक सिस्टम। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेटा समझें। I मतलब बोलो I1, R मतलब बोलो 2, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखें, ये T मतलब टाइम वाला है, ये T मतलब टेम्परेचर वाला है, कंफ्यूज ना हो रहे, ठीक है। तो T मतलब टाइम है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेटा में पहुँचें, उसने जो अपना को टाइम दे रखा है यार वो कितना है, 30 मिनट्स, मिनट है उसको मैंने सेकंड में उड़ा दिया। अब ध्यान सोचो यार, M × S
क्या इसको हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी, मास इनटू स्पेसिफिक हीट, यही तो होता है हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या यार, हीट कैपेसिटी वाटर प्लस कैलोरीमीटर सिस्टम के लिए उसने दे रखी है, और प्रॉपर एसआई सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं, जूल पर केल्विन है। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी तो यार निकालना ही है, चेंज इन टेम्परेचर, कुछ नहीं करना है। I1 सॉल्व करके यहाँ पे डाल दे, सॉल्व करके देखोगे डेल्टा टी आएगा। अब कोई बताए यहाँ पे कि जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा ये सेल्सियस में आएगा केल्विन में आएगा? आंसर यहाँ पे किस में आएगा? देखो ये है चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस केल्विन दोनों स्केल में बराबर होता है, कोई शंका नहीं। क्लियर है? तो अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में मूव कर रहे हैं। दूसरे में उसने बोला कि सपोज 6 ओम रजिस्टर गेट्स बर्न्ट, मतलब ऐसे मान लो यार कि लगातार करंट जा रही है, लगातार उसमें हीट बन रही है, हीट बनने से उसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और मान ले बढ़ते बढ़ते वो टेम्परेचर इसके मेल्टिंग पॉइंट को एक्सीड कर जाता है, तो जो वायर है वो फिलामेंट है वो मेल्ट कर जाएगा। क्लियर है? तो ये समहाउ बर्न हो गया। अब देखो 6 ओम वाला तो उड़ गया, बर्न हो गया, मेल्ट हो गया, रजिस्टर जो है मेल्ट हो गया हीटिंग की वजह से, तो उसको हटा देते हैं। तो अब साहब तुम्हारे सामने सर्किट इस फॉर्म में आ गया है। अब उसने बोला व्हाट वुड बी द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स। क्लियर है? देखो हम लोग इस सर्किट को पहले 30 मिनट तक डील कर चुके हैं। क्या बोला? हम लोग जो है सर्किट को पहले 30 मिनट तक डील कर चुके हैं। जहां पे 30 मिनट खत्म होते हैं एक्चुअली, वहां से अब नए वाले केस का या नए वाले सर्किट का टाइम t बराबर 0 से बढ़ना शुरू होता है। तो ये 30 मिनट तक हम लोग डील कर चुके, ये वाला बर्नआउट हो गया, हटा दे। ठीक, वहां से टाइम t बराबर 0 से बढ़ना शुरू हो रहा है। तो अब ये t बराबर 0 से सर्किट शुरू है, और t बराबर 0 से बताओ अगले 30 मिनट में, ठीक है, सिस्टम का टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा? तो बड़ा आसान है। अब तो सर्किट और आसान हो गया। ध्यान से देखो, अब यार नया सर्किट हो गया, तो बैटरी तो यार एक ही सर्किट है कि नहीं? इसी में करंट गोलो गोलो सप्लाई करेगी, तो इसका तो करंट सीधा सीधा निकाल सकते हो, E/R इफेक्टिव, E हो गया 6। और ध्यान से देखें, अब तो अक्रॉस द बैटरी ये दोनों के दोनों रजिस्टर क्या तुम्हें सीरीज में देख रहे हैं, सीरीज में इफेक्टिव कितना होगा? 2 + 1, तो 6/3, मतलब क्या करंट आ चुका है, करंट आ गया। वही अप्रोच है। क्या इसमें कितनी हीट मिलेगी, और ये जो भी हीट आएगी यही तो क्या वाटर प्लस कैलोरीमीटर के सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ms डेल्टा t। ठीक है, वैल्यू डाल रहा हूँ। तो I मतलब 2, R मतलब इसका 2, और सब टाइम फिर से 30 मिनट्स है, मिनट अरे सेकंड में डाल, और m × s ये क्या हीट कैपेसिटी हो जाएगी वाटर प्लस कैलोरीमीटर, क्योंकि ऐसा नहीं होगा सिर्फ वाटर का टेम्परेचर राइज होगा, कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर राइज होगा। तो सिस्टम का उसने इसलिए हीट कैपेसिटी डायरेक्टली दे रखी, कितनी? 2000, और मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। तो इसी को तुम लोग सॉल्व करके देखोगे, सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 7.2। अब ये सेल्सियस में देखो, केल्विन देखो, कोई दिक्कत नहीं, चेंज इन टेम्परेचर है ना रे, सेल्सियस में भी उतना ही, केल्विन में भी उतना ही। सो प्यारे बच्चों, अब हम लोग मूव करने वाले हैं एक और जे एडवांस के PYQ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। सवाल नंबर 10th में सब लोग पहुंचे हैं। ठीक है, जे एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, शानदार सवाल है। इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा के फंडे लगे हैं। रियल बैटरीज का जो मिक्स कॉम्बिनेशन होता है उस पर बेस ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। ठीक है, देखें क्या है सवाल में। उसने बोला कि साहब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ n बैटरीज हैं, कैपिटल N नंबर ऑफ बैटरीज हैं। ठीक, सारे आइडेंटिकल हैं साहब, ईच ऑफ EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R। एक रो में N1 नंबर ऑफ बैटरीज हैं, N1 नंबर ऑफ बैटरीज एक रो में है, और इस तरह की साहब N2 नंबर ऑफ टोटल रोज हैं। क्लियर है? तो ऑब्वियस ही बात है यार, एक रो में इतने हैं और ऐसे इतने रोज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बैटरीज कितने हो गए? जैसे मान ले एक रो में 3 है और ऐसे 4 रो हैं, तो टोटल बैटरी कितनी होगी? 4 × 3 12, मतलब वो वाली कहानी है। क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से देख। इसके अलावा उसने बोला द कॉम्बिनेशन ड्राइव्स अ करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। इस पूरे साहब सर्किट के अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R चिपकाया है, और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कुछ करंट भेज रहा है। क्लियर है? पहले पार्ट में उसने यही पूछा, फाइंड आउट द करंट इन दिस
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, धुआंधार। 2 लाइन का सवाल है। इधर देख, यहाँ पे ध्यान से देखें, एक्चुअली प्रॉब्लम की सिमेट्री है, सिमेट्री का हम फायदा उठा रहे हैं, गलत फायदा नहीं उठा रहे हैं, ठीक है, सही फायदा उठा रहे हैं। क्या बिकॉज ऑफ सिमेट्री में बोलूंगा साहब हर एक ब्रांच में सेम करंट आएगी? हाँ ना बोलते रहो। सिर्फ इसलिए बोल सकते हैं बिकॉज सारे के सारे बैटरी आइडेंटिकल लगे लें, इसलिए बोल सकते हो। जितना ये समय उतना ये समय उतना ये समय। क्लियर है? अब सोचो यार, आई यहाँ से आई, आई यहाँ से आई, आई यहाँ से आई, कैन वी से टोटल करंट फ्लोइंग इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज N2I। क्या बोला क्या बोला क्या बोला? आई रिपीट, आई प्लस आई प्लस आई प्लस कितने बार आई? N2 बार आई, इसलिए कितनी आई? N2I। समझ में आई? नहीं आई? आएगी 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 आएगी, टेंशन मत ले, संडे तक आएगी। ठीक है, संडे तो कल ही है, जे एडवांस। तो समझे ध्यान से, देख आई प्लस आई कितने बार? N2 बार आ गई। कुछ मत करो, ये तो देखो, जस्ट यूज KVL। देखो इन द स्लो KVL की इक्वेशन कैसे कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से सुना। बोलो आई की नहीं? इधर देख, ऐसे सोच, एक सिंगल बैटरी है E माइनस IR, एक सिंगल बैटरी के लिए, इसका हायर माइनस और प्लस, इसका लोअर माइनस हायर माइनस IR, ठीक। और ऐसे कितने नंबर ऑफ बैटरी लगे ले हैं एक रो में? N1, तो मैंने N1 डाल दिया। मान ले 2 बैटरी है तो यार 2 बार आएगा, 3 बैटरी है 3 बार, N1 बैटरी N1 बार, ठीक। ये पूरा इस रो में हो गया। अब नीचे आ, तो लोअर माइनस हायर माइनस IR, आई मतलब N2I, R मतलब, हाँ इक्वेशन क्लियर, यहाँ से आई निकल आएगा। तो इसी को आप सिंप्लीफाई करेंगे, बोलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से आई सॉल्व करेगा ना, तो N1E एंड डिवाइड बाई कितना? N1R, और इधर से N2 इंटू कैपिटल R। बट ध्यान रखो, दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर। उसने पूछा बता एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट, तो एक्सटर्नल में आई थोड़ी करे, आई तो हर एक ब्रांच में करंट है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में कितना? N2I आएगी नहीं? इधर देख, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो करंट लिखेगा वो होगा N2 इंटू आई, तो इस आई को N2 से मैं मल्टीप्लाई करा के सब लिख रहा हूँ। तो फाइनली आंसर क्या? N1 इंटू E एंड होल डिवाइड बाय N1R। असलियत में दिस इज आंसर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट। क्लियर है? अच्छा ध्यान से देखो, क्या ये फैक्टर उसने अपने को N दे रखा है? या सुनो, कैपिटल N का मतलब है साहब टोटल नंबर ऑफ सेल्स। क्लियर है? तो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेता हूँ, NE अपॉन। क्लियर है? तो ये पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में उसने बोला कि भाई assuming N1 N2 can be continuously varied, find out the relation between N1 N2 capital R small r for which current in capital R is max। फर्स्ट क्लास, बेहतरीन, सुपर्ब। तो यहाँ पे एंट्री होगी मैक्सिमा एंड मिनिमा के कंसेप्ट की। क्या बोला उसने? बोला कि यार N1 N2 को वेरी करा रहा है। जैसे मान ले टोटल नंबर ऑफ 10 सेल हैं, ठीक। अब हो सकता है एक ब्रांच में 2 लगाए, राइट, एक ब्रांच में 5 लगाए, उसकी मर्जी है। तो वो क्या कर रहा है यार? N1 वेरी कर रहा है और ऐसे N2 वेरी कर रहा है। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ सेल उसने कांस्टेंट कर रखे, कभी एक ब्रांच में 2 लगा दिए, कभी एक ब्रांच में 5 लगा दिए, कुछ और लगा दिए, कई सारे सेल्स हैं। तो N1 और N2 को वेरी कर रहा है। तो बता N1 N2 स्मॉल r कैपिटल R में क्या रिलेशन हो, सो दैट करंट फ्लोइंग इन दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम। तो यहां पे एंट्री होती है मैक्सिमा एंड मिनिमा की। देखो क्या आइडिया है, एक काम करते हैं, क्योंकि कैपिटल N तो यार कांस्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, N1 वेरी कर रहा है, N2 वेरी कर रहा है, बहुत नाइंसाफी है। तो एक काम करते हैं, इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को एक सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, N2 को N1 के फॉर्म में या N1 को N2 का फॉर्म में। एक वेरिएबल आ जाएगा, उसके बाद डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे। तो सिंस हमें पता है यार N बराबर N1 इंटू N2, तो क्या यहाँ से N2 आ गया अपना N बाय N1, चिपका दे यहाँ पे,
तो आई आ गया एन ई एन वन आर एन टू की जगह एन बाय एन वन बज गए बाजे, हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देख, आई क्या n1 का फंक्शन है, आई इज अ फंक्शन ऑफ n1, तो क्या आई की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए डी आई बाय डी n1 इट हैज़ टू बी जीरो। एक्चुअली में दिस आइडिया, जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए डी ओवर डी एक्स जीरो, कोई फंडा है। क्लियर है। तो एक काम करें, इस फंक्शन को आप n1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएं, पुट इक्वल टू जीरो। क्लियर है, ठीक है। तो उसको करते हैं कोशिश डिफरेंशिएट करने की। ठीक, इक्वेशन देख कैसे कैसे लिखी जा रही है, बहुत सिंपल है। तो इसको अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो यू हैव टू यूज डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस। क्या फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर स्क्वायर, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। ध्यान से देख, क्या न्यूमरेटर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो यार ये तो पार्टी पूरी जीरो ही हो गई। माइनस, अब न्यूमरेटर एनी एज इट इज है मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब यार डिनोमिनेटर को कैसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ये ध्यान समझें। पहले तो ये बात समझो यार, डिफरेंशिएट तुम कर n1 के रेस्पेक्ट में रहे हो, तो देखो स्मॉल r एज इट इज है, n1 का विद रेस्पेक्ट टू n1 का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो r एज इट इज है, n1 का n1 का रेस्पेक्ट 1। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा अच्छे से लिख लिया, n इंटू आर और ऊपर ले गया तो पावर -1 हो जाएगा। इस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं देखो, तो यार nr छोड़ दिया मैंने। क्लियर है, इस फंक्शन क्या लिखेगा, n इंटू एक्स की पावर n-1, तो -1 इसकी पावर n-1 मतलब -2 हो जाएगा, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, n1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा लिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और ये तो क्या वैसे ही 0 है, तो क्या यार फाइनली दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद, हाँ ना बोलते रहो, हाँ ये कहानी है। ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, r माइनस 10 ये भी 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, बस बज गए, बैंड बाजे बज गए। क्लियर है, तो क्या यहाँ से n इंटू आर बराबर r इंटू n1 स्क्वायर, हाँ n की वैल्यू क्या हम लोग पढ़ते हैं यार, n बराबर n1 इंटू n2, या सुनो तो n यहाँ दिख रहा है n1 इंटू n2 लिख दे। क्लियर है, तो एक n1 उड़ जाएगा, तो एक्चुअली में दिस इज द आंसर। This is the relation between n1, n2, small r and capital R, for which the current flowing in the external resistance is maximum। ये आसान सा सवाल था जो जे एडवांस में पूछा था। क्लियर है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और जे एडवांस के धुआंधार PYQ पे, दैट इज RC सर्किट का सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ RC सर्किट। शानदार सवाल पूछा गया, अभी रिसेंट में पूछा हुआ सवाल है। तो साहब सवाल कुछ उसने इस तरह से बना रखा है डायग्राम, दस वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, और यहाँ पे कुछ 2 स्विचेस लगे ले हैं रे। ठीक है तब, ठीक है भाई, क्लियर है। अब उसने बोला, सवाल की लैंग्वेज पे आते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज उसने बोला कि यार द स्विच S इज थ्रोन टू द पोजीशन एट t बराबर 0। ठीक है, t बराबर 0 पे स्विच को पोजीशन नंबर 1 पे उसने शिफ्ट किया। जब करंट की वैल्यू बिल्डअप होते होते 1 एम्पियर हो गई, उसके बाद स्विच को शिफ्ट कर दिया 1 से 2 पे। द टोटल हीट जनरेटेड इन द सर्किट आफ्टर स्विचिंग टू पोजीशन नंबर 2। पहले ध्यान से समझें असलियत में चल क्या रहा है। जब आप इस स्विच को उठा के 1 पे डालेंगे तो असलियत में ये सर्किट मिलेगा,
उसके बाद जब इसी स्विच को उठा के 2 पे डालेंगे तो ये बैटरी आउट हो जाएगी, सर्किट ये आ जाएगा। एक्चुअली में ये मतलब उसका स्विच को जब पोजीशन 1 से जोड़ा है ना, तो ये जो बैटरी है दिस बैटरी इज आउट ऑफ द सर्किट, बैटरी है नहीं है डजंट मेक एनी डिफरेंस। असलियत में इनिशियली t बराबर 0 पे उसने स्विच को 1 पे शिफ्ट किया, तो असलियत में आपका सर्किट ये है और उस बैटरी से इस सर्किट का कोई लेना देना नहीं है। तो अब क्या होगा यार, इस बैटरी के वजह से इस कैपेसिटर की चार्जिंग होगी, ये बिहेव करेगा एज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टर। तो करंट क्या है सर्किट में बिल्डअप होती जाएगी, चार्ज भी बिल्डअप होते जाएगा। तो एक जनरल टाइम पे उसने डील किया कि यार जिस इंस्टेंट पे सर्किट में फ्लो करने वाला करंट बोलो कितना है 1 एम्पियर, मैं मान लेता हूं सब उस इंस्टेंट पे कैपेसिटर का चार्ज क्यू है। पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पॉजिटिव किस प्लेट पे नेगेटिव। तो यार बैटरी के वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। क्लियर है? ठीक। अब देखो, तो पहले एक काम करते हैं, जिस इंस्टेंट पे करंट 1 है उस इंस्टेंट पे चार्ज निकाल लेते हैं यूजिंग केवीएल, उसके बाद स्विच की शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है, देखो तो एक काम करता हूं, इस लूप में केवीएल घुमा रहा हूं। ठीक है, तब कोई शंका नहीं किसी को। इधर देख, लोअर माइनस हायर माइनस आई आर, लोअर माइनस हायर माइनस क्यू बाई सी, हायर माइनस लोअर प्लस सन, एंड दिस शुड बी 0। अरे हाँ ना, तो बोलो ये सुनो, तो क्यू बाई 2 उधर चला गया, 10 माइनस 5 मतलब 5। यूनिट थोड़ा ध्यान रखना रहे, क्योंकि कैपेसिटेंस माइक्रो की है इसलिए चार्ज भी किस में आएगा, माइक्रो कूलम। क्लियर है? तो जिस इंस्टेंट पे चार्ज इतना और करंट इतना, उस इंस्टेंट पे उसने स्विच की शिफ्टिंग करा दी, स्विच को यहां से खोल को यहां पे लगा दिया। अब देखो क्या शानदार खेल हो रहा है, इधर देख, इसको यहां से उठा के और ये ले यहां पे डाल दिया। तो अब ये जो बैटरी है ये इररिलेवेंट हो जाएगी फॉर दिस पर्टिकुलर सर्किट। अब सर्किट ये हो गया, ये बैटरी आउट हो गई, ये खेल खेल रहा है। क्लियर है? तो ये धुआंधार सवाल है। अब उसने बोला कि जब आपने स्विच को 1 से 2 पे डाल दिया तो पूछा कि बता अब टोटल कितनी अमाउंट ऑफ सर्किट में हीट जनरेट होगी। अब ये जो सर्किट है ये यार t बराबर 0 से t बराबर इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। भाई याद करो, हम लोग पढ़ चुके ना यार, जब भी कैपेसिटर को रेजिस्टर की हेल्प से चार्ज करते हो, ठीक है, तो स्टेडी स्टेट में जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो स्टेडी स्टेट तक t बराबर 0 से स्टेडी स्टेट तक कुछ ना कुछ सर्किट में हीट प्रोड्यूस होती रहेगी। रेजिस्टर है ना, रेजिस्टर में कंटिन्यूसली करंट जा रही है। तो अब यार एक काम करो, जिस इंस्टेंट पे तुमने स्विच को शिफ्ट किया, अब ये जो सर्किट है इसकी कहानी वहां से t बराबर 0 से बढ़ना शुरू होगी, और इस t बराबर 0 से t बराबर इन्फिनिटी तक के इंटरवल में पूछ रहा है, बता है इस सर्किट में कितनी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हुई है। पहले सवाल समझ, जिस टाइम पे तुमने स्विच शिफ्ट किया वहां से टाइम t बराबर 0 से बढ़ना शुरू हो रहा है, फिर t बराबर 0 से इन्फिनिटी तक बता इस सर्किट में कितनी हीट जनरेट हुई। तो उसने बोला यार t बराबर 0 से t बराबर इन्फिनिटी के इंटरवल में कितनी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी। फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब ध्यान से देखें। तो अब एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, एक्चुअली हीट निकालने के लिए ना यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ दैट फार्मूला। विच फार्मूला? H बराबर WV माइनस डेल्टा यू। कौन सा फार्मूला सोचना पड़ेगा? H बराबर WV माइनस डेल्टा यू। तो देखना पड़ेगा यार बैटरी ने कितना वर्क डन किया, कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में चेंज आया, उन दोनों का जो डिफरेंस है वहाँ से हीट निकलेगी। तो पहले एक काम करते हैं, जब ये नया वाला सर्किट स्टेडी स्टेट में पहुँचेगा तब देखते हैं इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया। क्लियर है? आओ देखते हैं। ये जो तुमने Q निकाला इसको साहब मैं Q1 मान लेता हूँ। क्या बोला? ठीक है भाई, Q1 निकाला आया। ठीक है, अब जब ये वाला जो सर्किट है ये जब स्टेडी स्टेट में पहुँचेगा तब की कहानी थोड़ा सा मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, तुम लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सर्किट वही है। ठीक है, स्टेडी स्टेट में अब मैं डील कर रहा हूँ इस सर्किट को। इधर देख, ध्यान से देख, और इस सर्किट को साहब मैं t बराबर इन्फिनिटी मतलब स्टेडी स्टेट में डील कर रहा हूँ। स्टेडी स्टेट में केवीएल अगर मैं घुमाऊंगा तो क्या दिस इज व्हाट वी गेट। यस नो? इधर देख, देखो जब सर्किट अपनी स्टेडी स्टेट में होता है तो उस टाइम पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है। और मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि यार कैपेसिटर की पोलैरिटी अपने को बहुत ध्यान से पकड़नी है।
कौन सी प्लेट पॉजिटिव, कौन सी प्लेट नेगेटिव, और क्यों, इधर देख। तो यार अब देखो, देख इस सिचुएशन में क्या था यार, ये कैपेसिटर इस बैटरी से कनेक्टेड था, तो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने इसको ऐसे चार्ज सप्लाई किया, तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव। अब उल्टा हो जाएगा, क्या बोला, अब ये कैपेसिटर इस बैटरी से कनेक्टेड है, तो अब चार्ज यहां से फ्लो होगा, तो अब क्या होगा, अरे कैपेसिटर की ये प्लेट पॉजिटिव होगी और ये प्लेट नेगेटिव होगी। एक्चुअली में ये फंडा है, ये कहानी चल रही है। यहाँ पे इसकी वजह से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव था, अब यहाँ पे देख उल्टा हो गया है, क्या कि इसकी वजह से पॉजिटिव ये होगा, नेगेटिव ये होगा। और स्टेडी स्टेट में हमें पता है यार, कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता है अपनी ब्रांच में कोई भी करंट अलाउ नहीं करता है। ये कहानी चल रही है, क्लियर है। क्यों मतलब Q2 है, क्यों मतलब क्योंकि ये माइक्रोफैराड में है, इसलिए आंसर कूलम में ही आएगा। दोनों वैल्यू सेम आ गई रे, क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया। इस बैटरी की वजह से इनिशियल चार्ज इतना ही था, और साहब इस बैटरी की वजह से इस कैपेसिटर का स्टेडी स्टेट मतलब फाइनल चार्ज उतना ही है। तो अब थोड़ा सा खेल शुरू हो रहा है, तुम लोग थोड़ा सा खेल का मजा लेना, ठीक है। क्या मजा है, देखो हीट निकालने के लिए तुम्हें एक्चुअली में ये दो पैरामीटर्स नोन होना चाहिए। याद है हम लोग कैपेसिटर्स के चैप्टर में हीट जनरेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़े थे, H बराबर WB माइनस डेल्टा यू, क्लियर है। तो WB साहब अलग से निकालेंगे, डेल्टा यू अलग से निकालेंगे, राइट। फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितनी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी वहाँ से निकलेगी। तो पहले काम करते हैं, बैटरी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये बता दो कि इस पूरी प्रोसेस में राइट फ्रॉम t बराबर 0 से t बराबर इन्फिनिटी, देखो इस बैटरी का कोई रोल नहीं है क्योंकि दिस बैटरी इज आउट ऑफ सर्किट। आपने जब स्विच की शिफ्टिंग की वहां से इन्फिनिटी तक, तो यही तो यार बैटरी काम करेगी। ये थोड़ी बैटरी कोई चार्ज सप्लाई करेगी या वर्क डन करेगी, एनर्जी सप्लाई करेगी। स्विच की शिफ्ट होने के बाद इस बैटरी ने कितना एडिशनल चार्ज सप्लाई किया, उस एडिशनल चार्ज की वजह से ये बैटरी वर्क डन करेगी। थोड़ा सा फील करें, ठीक है, थोड़ा सा पोलैरिटी का देखो खेल है यार। इनिशियली यहाँ पे प्लस Q1, अब मैं वैल्यू डायरेक्टली डाल देता हूँ, Q1 मतलब +10, ठीक है, और माइनस Q1 मतलब, और फाइनली यहाँ पे Q2 मतलब +10, और यहाँ पे सब पोलैरिटी ध्यान से देखो, सारा खेल पोलैरिटी का देखो। इनिशियली यहाँ पे प्लस Q1 माइनस प्लस माइनस Q1 मतलब 10 डाल दिया, और फाइनली देख उल्टा है रे, फाइनली इस पे प्लस Q2 इस पे माइनस Q2, Q2 मतलब वो भी 10 है, तो फाइनली +10 -10। तो यार सोच के थोड़ा सा देखो, तुम लोग अगर थोड़ा सा सोच के देखो तो क्या इस बैटरी ने राइट फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर इन्फिनिटी क्या 10 + 10 मतलब 20 कूलम का चार्ज सप्लाई किया होगा, माइक्रो कूलम ऑफ कोर्स। देखो इनिशियली ये पोलैरिटी थी, लेकिन स्टेडी स्टेट में फाइनली ये पोलैरिटी हो गई, तो बैटरी ने एक्सेस किया 20 कूलम का चार्ज। 10 सप्लाई नहीं करेगा, 20 सप्लाई करेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, सुनो, देखो जब ये एक्स्ट्रा 20 सप्लाई करेगा तभी तो यार यहाँ पे +20 आएगा और यहाँ पे -20 इंड्यूस होगा, और क्या 20 - 10 तभी तो 10 आएगा। ये फंडा हो रहा है यहाँ पे, ये सुनो। इनिशियली इसके पास चार्ज -10, फाइनली इसी प्लेट पे चार्ज +10, तो बैटरी ने जो एक्सेस चार्ज सप्लाई किया होगा वो 10 नहीं किया होगा, 20 किया होगा। तो +20 यहाँ पे आया, -20 इंड्यूस हुआ, तो 20 - 10, ये फंडा है। और ऐसे ही इस प्लेट का 10 - 20 -10 कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है, एक प्लेट पे जितना पॉजिटिव दूसरे पे इक्वल नेगेटिव, ये फंडा चल रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो बैटरी ने यार जो एक्सेस चार्ज सप्लाई किया है t बराबर 0 से इन्फिनिटी वो इतना है, और इसी के वजह से बैटरी वर्कडन करेगी। तो बैटरी का वर्कडन यार क्या पढ़ते हो, W बराबर Q × E, Q चिपका देना 20 10⁻⁶, माइक्रो में था, कूलम में डाल दिया। और इसी बैटरी का EMF, बोलो इस बैटरी का EMF क्या 5 वोल्ट है, ये सुनो, हाँ, तो ये मतलब जूल में आ जाएगा, क्लियर है। अब आते हैं डेल्टा यू पे। डेल्टा यू ध्यान से देखें, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ऑल द कैपेसिटर्स। अब यहाँ पे ध्यान से सोचें कि यार इनिशियली भी कैपेसिटर पे चार्ज कितना था, और फाइनली भी यार कैपेसिटर पे चार्ज कितना था, हाँ, इसलिए चेंज इन एनर्जी 0 हो जाएगी। ये सुनो भाई, देखो सब लोग ध्यान दें, इनिशियली भी कैपेसिटर के पास चार्ज तुमने कितना निकाला 10, और फाइनली भी यार चार्ज का जो मैग्नीट्यूड आपने निकाला कैपेसिटर पे वो कितना निकाला, वो भी तो यार उतना ही आ रहा है 10। तो एनर्जी क्या पढ़ते हो, Q² / 2C। दोनों ही सिचुएशन में Q सेम और वही C है,
सी भी सेम, तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी चेंज 0 हो जाएगा। तो अब देखो दोनों वैल्यू में चिपका रहा हूँ, देखो डब्ल्यू भी आ गया, मतलब 20⁻⁻�65 माइनस डेल्टा यू, एनर्जी तो सेम रही यार, क्योंकि इनिशियली भी चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही है और फाइनली भी चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही है, सी तो वही है, इसलिए चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन ऑल द कैपेसिटर 0 हो गई। तो एक्चुअली में जो बैटरी वर्क डन किया है उतनी हीट जनरेट हो गई, ये फंडा है। तो इसी को तुम लोग सॉल्व करके देखोगे, इसी को हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो आंसर साहब ये आ जाएगा, इतना जूल, यह लिख सकते हो 100 माइक्रो जूल, क्या लिख सकते हैं साहब। ये छोटा सवाल था जो जेईई एडवांस में पूछा गया था। इसी सवाल में तुम लोगों को एक छोटा सा और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, एक बहुत धुआंधार कंसेप्ट है। क्या होता है ऐसे जो सवाल बनते हैं जिसमें स्विच को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ले जाता है, तो ऐसे सवालों में जो कैपेसिटर होता है ये जो अपना चार्ज है वो रिटेन कर ले जाता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड है वो अपना रिटेन कर ले जाता है। बट अनलाइक कैपेसिटर, जो रेजिस्टर है वो अपना चार्ज रिटेन नहीं कर पाता है। तो जैसे ही आपने स्विच की शिफ्टिंग की तो उस रेजिस्टर वाली ब्रांच में जो करंट है वो स्पॉन्टेनियसली वैनिश कर जाता है, तुरंत 0 हो जाता है। मतलब ध्यान सुनना मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जब स्विच इनिशियली यहां पे था, ठीक, उस टाइम पे कैपेसिटर पे कुछ चार्ज था, इस रेजिस्टर में करंट था, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आपने स्विच को यहां से उठा के यहां पे डाला, ये कैपेसिटर जो चार्ज अपना कैरी कर ले जाएगा, कैपेसिटर जो है अपना चार्ज, अपनी एनर्जी रिटेन कर ले जाएगा, कोई शंका नहीं। लेकिन ये जो करंट चल रही थी ये स्पॉन्टेनियसली वैनिश हो जाएगी, ये फंडा है, ध्यान सुनना। कई बार ऐसे सवाल पूछ लेगा कि बता, इमीडिएटली आफ्टर द स्विच इज शिफ्टेड फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, you tell me, find out the current flowing in this branch. It is 0. It is not 1 ampere. It is spontaneously 0. क्योंकि कैपेसिटर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में अपनी एनर्जी स्टोर कर ले जाता है, तो उसका चार्ज वही रहेगा, एनर्जी वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, स्विच भले ही चेंज हो जाए। बट इसके पास ऐसा कुछ होता नहीं है जहां पे वो अपनी एनर्जी स्टोर कर पाए, ये फंडा है। तो जैसे ही आपने स्विच को यहां से यहां खिसकाया, इसके पास तो वही चार्ज रहा इनिशियली, लेकिन इसकी स्पॉन्टेनियसली इनिशियली करंट 0 हो गई, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये फंडा है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है मूव करने वाले हैं आज के आखिरी और धमाकेदार सवाल पे। ये भी जेईई एडवांस का एक धुआंधार पीवाईक्यू है, इसी आरसी सर्किट का सवाल नंबर 3, रिसेंटली पूछा हुआ सवाल है और धमाकेदार सवाल है, बड़ा धमाका। तो सवाल नंबर 3 में तुम लोग पढ़ पा रहे हो, उसने इस तरह का एक अपने को सर्किट दिया है, ठीक है। ऐसा मान लो सर्किट उसने दिया है, राइट। इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 18 वोल्ट, इस पॉइंट को ग्राउंडेड कर रखा है उसने, 6 ओम है, दिस इज 3 ओम, दिस इज 6 माइक्रोफैरड, दिस इज 3 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे एक वायर है, ठीक है। लेकिन इनिशियली स्विच इज ओपन, स्विच इज केप्ट ओपन। कई सारे पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में उसने पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी। 2 पॉइंट उसने दे रखे हैं, एक साहब कोई पॉइंट ए मान लेते हैं और दूसरा उसने ऐसा कुछ पॉइंट बी मान लिया है। पूछता है बता इनिशियली ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, या पूछ रहा है ए और बी में कौन सा हायर पे जाएगा कौन सा लोअर पे जाएगा। उसके बाद आखिरी पार्ट में स्विच को बंद बंद किया है। अब ध्यान से देखें, धुआंधार सवाल है। इस प्रोफाइल के जब भी आपको सवाल मिलेंगे जिसमें सर्किट के 2 पॉइंट का वोल्टेज दे देगा कि इसका 18 वोल्ट है, सो ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड मतलब पोटेंशियल 0, जिस पॉइंट को आप अर्थ से कनेक्ट कर देंगे उस पॉइंट का साहब फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाता है 0। तो ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे कि यार इसका 10 वोल्ट है, इसका 5 वोल्ट है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन 2 पॉइंट का होता है उतना ही ईएमएफ की उन 2 पॉइंट्स के क्रॉस बैटरी लगा दी जाती है। ये एक्चुअली में इस प्रोफाइल के प्रॉब्लम्स को डील करने का अप्रोच है। जैसे यहाँ पे इसका 18 वोल्ट है, इसका 0 वोल्ट है, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 18 माइनस 0 18, तो 18 वोल्ट के ईएमएफ की बैटरी चिपका दे, ये फंडा होता है। तो हम साहब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये हटाओ ये हटाओ, 18 माइनस 0 मतलब एक 18 वोल्ट की बैटरी लें और साहब 18 वोल्ट की बैटरी को यहाँ पे आप लगा दें, बात खलास। ऐसा है, 18 वोल्ट की हमने बैटरी लगा दी, ये फंडा है। जैसे मान लो इसका 10 होता है, इसका 4 होता है, तो 10 माइनस 4 मतलब 6 वोल्ट, इतने ही ईएमएफ की एक बैटरी लगा देते हैं। ये एक्चुअली इस प्रोफाइल के जो सर्किट्स हैं उनको डील करने की अप्रोच है। क्लियर है? अब आसान कहानी। अब कहानी क्या है दादा,
अब जैसे उसने पूछा कि यार बताओ मुझे ए या बी कौन सा हायर पे कौन सा लोअर, बड़ा आसान है। तो जब सर्किट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो साहब हम सर्किट को स्टेडी स्टेट में ही मान के चलते हैं, कोई शंका नहीं, ठीक है साहब, स्टेडी स्टेट मानेंगे। तो स्टेडी स्टेट में सोच के बता, ये बैटरी जो करंट सप्लाई करेगी, बैटरी जो करंट सप्लाई करेगी, क्या पूरा का पूरा गोले 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 यहाँ घूम जाएगी, क्योंकि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होके बैठेंगे, और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होके बैठेगा तो अपनी ब्रांच में किसी भी करंट को घुसने नहीं देगा। तो मैंने मान लिया सब, ऑफकोर्स दोनों सीरीज में दोनों पे चार्ज सेम जाएगा, क्लियर है। तो पहले एक काम करते हैं, केवीएल घुमा के करंट और ये चार्ज निकाल लेते हैं, क्लियर। पोलैरिटी ध्यान रखना, पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस क्यू माइनस क्यू भाग गया, प्लस क्यू माइनस क्यू भाग गया, ऐसा है। कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव ये अपने को बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मैं एक बार इस लूप में घुमाऊंगा, दूसरी बार बाहर वाले, तो ये वाले लूप में केवीएल घुमा रहा हूँ। तो देखो कोई शंका नहीं किसी को कोई संशय नहीं। लोअर माइनस हायर माइनस ही, हायर माइनस लोअर प्लस हायर, हायर माइनस लोअर प्लस हायर, शुड बी 0, ठीक है। तो यहाँ से आई निकल आया 18/2 एम्पियर, क्लियर है। उसी तरह से हम लोग क्या करने वाले, अब देखो, अब ये बाहर वाले लूप में केवीएल घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो अरे हाँ ना तो बोलो रे, ये सुनो, इधर देख, लोअर माइनस हायर माइनस ही, इसका हायर माइनस लोअर प्लस क्यू बाई सी, इसका हायर माइनस लोअर प्लस क्यू बाई सी, खटाक 0। तो यहाँ से कितना आएगा बोलो, क्यू कितना निकला है, यस और नो, ये क्यू बाई 2 हो जाएगा ना, और बराबर 18, क्यू मतलब 36, क्योंकि इसको माइक्रो फैराड में डाला है इसलिए चार्ज किस में आ जाएगा, माइक्रो कूलम में, क्लियर है। अब ध्यान से देखें, अगर मान लो यार उसने VA माइनस VB पूछ लिया, तो यार कोई इंटरमीडिएट पॉइंट मान लो C, तो क्या हम VM माइनस VB को लिखेंगे साहब VM माइनस VC, VC माइनस, एक पॉइंट ध्यान समझ, इधर देख, तो VM माइनस VB हो गया VM माइनस VC, VC माइनस VB, VM माइनस VC क्या लोअर माइनस हायर माइनस हायर, हाँ ना बोल, ये सुनो भाई साहब, VA माइनस VC पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रस्टर, लोअर माइनस हायर माइनस हायर, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, हम उल्टा भाग रहे हैं, तो I मतलब I, R मतलब 6। अब आ जा VC माइनस VB क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर, हायर माइनस लोअर प्लस क्यू बाई सी, क्यू मतलब क्यू और C मतलब 6, खटाक I और Q निकाल चुका, चिपका दे, डायरेक्टली VM माइनस VB निकल आएगा, समझ आ रहा ना, क्लियर है। तो दिस इज -6, जल्दी बोल, I कितना है, Q कितना है, और सब कितना कितना हो गया, क्लियर है। तो यार VA माइनस VB अपना -6 वोल्ट आ गया, तो VA माइनस VB नेगेटिव है, तो क्या पक्की बात है यार VA मस्ट बी लेस देन VB, तभी तो लोअर माइनस हायर नेगेटिव आ रहा है। मतलब क्या पक्की बात है यार, A लोअर पोटेंशियल पे जाएगा और B हायर पोटेंशियल पे जाएगा, A विल बी एट लोअर पोटेंशियल, B विल बी एट हायर पोटेंशियल। तो एक्चुअली में सवाल में उसने पहले पार्ट में यही पूछा था, क्या पूछा था कि विच पॉइंट A और B इज एट हायर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल पे क्या टिक करोगे, B, क्लियर है। तो यहाँ से हमने पहले जो दोनों पार्ट्स थे वो बना लिए हैं। कौन कौन से पार्ट्स, पहले पार्ट में पूछा कौन सा पोटेंशियल हायर पे, तो यार B पॉइंट, और दूसरे में उसने पूछा था व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हेन द, ठीक है भाई, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट B। तो ध्यान से सोचो, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट B, मतलब क्या आसान भाषा में पूछ रहा है वो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B। ये सुनो, क्या वही तो हम लोग अभी भी थोड़ी देर पहले निकाल लिए, यही तो निकाले करे, VA माइनस VB, यही तो यार पोटेंशियल ऑफ A है क्या, विद रेस्पेक्ट टू B। ये सुनो, A का पोटेंशियल B के रेस्पेक्ट, मतलब आसान भाषा में A और B का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो पूछ रहा है, तो VA माइनस VB हो गया, क्लियर है। लेकिन अगर तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है तो पोटेंशियल डिफरेंस याद करो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। वो तो चेंज इन पोटेंशियल है भाई, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी, तो हम लोग 6 वोल्ट लिख लेंगे। लेकिन अगर VA माइनस VB पूछता है तो -6 वोल्ट होगा, क्लियर है। तो ये सब पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गए, पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। अब C और D पे अटैक करेंगे। तो C में उसने बोला व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या पूछा कि बता B का फाइनल पोटेंशियल कितना होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट क्लास।
तो सिंस तुम लोग सवाल में पढ़ पा रहे हो, उसने जो अपने को थर्ड पार्ट में बोला कि यार फाइनल पोटेंशियल ऑफ बी बताओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हेन स्विच इज क्लोज, तो अब स्विच उसने बंद कर दिया है। हम लोग जो पहला पार्ट बनाए थे उसमें स्विच वॉज कैप्ड ओपन, और ऐसे ही आखिरी माजा आखिरी में ऑप्शन डी में तुम लोग पढ़ पा रहे हो, उसने पूछा हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू द स्विच व्हेन इट इज क्लोज, फर्स्ट क्लास। एक तो पूछा यार स्विच से कितना भागा, क्लियर, ये और धुआंधार पार्ट है। और दूसरा पूछा कि यार बताओ बी का पोटेंशियल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना है, या ए का बताओ, दोनों बताया था दोनों को, ठीक है। तो मैंने इनिशियल जो चार्ज था वो निकाल लिया है, इनिशियली इसका चार्ज बराबर है, वो मैंने अलग से छाप लिया, उसकी अपने को जरूरत पड़ेगी जब आखिरी पार्ट डील करेंगे। अब जैसे ही तुमने यार स्विच को बंद किया, अब देखो सर्किट को बिल्कुल शुरू से शुरू करना पड़ेगा। स्विच जैसे ही बंद किया, अब यार सर्किट चेंज हो गया। और एक और पॉइंट तुम्हें बता दूं, हमें पता नहीं कि जो वायर है इसमें रेजिस्टेंस है कि नहीं है। ऐसा मत मान लेना कि यार कंडक्टिंग वायर है, दोनों पॉइंट एक ही पोटेंशियल हो गए, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, ऐसा नहीं है रे। हमें पता ही नहीं है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो हम तो यार मान के चलेंगे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो सर्किट को यार फिर से तुम्हें शुरू करना पड़ेगा, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, कुछ गिवन नहीं है, तो यार फिर से हम लोग सर्किट को स्टेडी स्टेट में डील करेंगे। सोच के बताओ कि यार स्टेडी स्टेट में बैटरी जो भी करंट सप्लाई करेगी, पक्की बात है कि यार पूरा का पूरा करंट चुपचाप यहीं से भागेगा। हाँ, इधर से कोई करंट जाने की कोशिश नहीं करेगा। देखो क्यों, क्योंकि यार ये तो स्टेडी स्टेट में चले गए। अब यार हमें पता नहीं, तो हम तो अलग अलग मान के चलेंगे चार्ज। ये सुनो, इनिशियल चार्ज कितना था वो हम लोग निकाल चुके हैं, इनिशियल दोनों पे बराबर था। फाइनली हमें पता नहीं है कितना कितना, तो मैंने मान लिया सब इस पे। देखो पोलरिटी वही होगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आएगा प्लस क्यू माइनस क्यू, क्लियर है। और इसके पास भी प्लस क्यू माइनस क्यू, हमें पता नहीं तो मैंने इसका Q1 मान लिया, इसका Q2 मान लिया। पता नहीं इसलिए अलग अलग हो सकते हैं, तो मैंने Q1 Q2 मान लिए, ठीक है। अब देखो सोच बता कि करंट के पास तो यार एक ही रास्ता है। करंट ऐसा तो है नहीं, क्योंकि स्टेडी स्टेट में इन्फिनिट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और ऐसे जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे भी इन्फिनिट रेजिस्टेंस आएगा, ऐसे जा नहीं पाएगा, क्लियर है। तो पक्की बात है स्टेडी स्टेट में जो भी करंट भेजा चुपचाप यहाँ से भाग गया, तो यार ये तो करंट क्या पक्की बात वही आएगा। तुम लोग ना इस वाले में केवीएल अगर घुमा के देखो तो क्या सेम इक्वेशन और देयरफॉर सेम रिजल्ट आएगा, हाँ ना बोलते रहो। ये सुनो, लोअर माइनस हायर माइनस ई, हायर माइनस लोअर प्लस आई आर, हायर माइनस लोअर प्लस आई आर, एंड दिस शुड बी 0। तो यार करंट की वैल्यू तो वही आ रही 18/9, दैट इज, कोई शंका नहीं किसी को, ठीक है। अब देखो, अब Q1 निकालने के लिए तुम लोग इस लूप में घुमा देना, और Q2 निकालने के सब KVL इस लूप में घुमा देना। आओ घुमा के देखते हैं क्या है। तो KVL अगर आप इस लूप में घुमाएंगे तो क्या इक्वेशन कोई शंका नहीं, इधर एक इस वाले लूप में, ठीक है। तब लोअर माइनस हायर माइनस आई आर, इसका हायर माइनस लोअर प्लस क्यू बाई सी, अंदर शुड बी 0। तो क्या यहाँ से Q1 आ जाएगा 36 इंटू आई, 36, और आई ध्यान से देखो कि हम लोग अभी भी निकाल चुके हैं, दैट इज 2। तो यार Q1 क्या हम लोग निकाल चुके हैं 72, और माइक्रो में आएगा क्योंकि इसको हमने माइक्रो फैराड में डाला था। इसी तरह से तुम लोग अब ना इस वाले लूप में KVL घुमा के Q2 निकाल लो, क्लियर है, घुमा रहा हूँ। ध्यान से देखें इक्वेशन है, तो देख लोअर माइनस आई आर, इसका हायर माइनस लोअर प्लस क्यू बाई सी, क्यू मतलब Q2, सी मतलब 3, एंड दिस शुड बी 0। तो यार यहाँ से ध्यान से देखें, क्या Q2 की वैल्यू दिख रही है 9i, 3 इंटू 3 9, और जब i की वैल्यू 2, तो 9 इंटू 2, हाँ, तो यहाँ से Q2 आ गया 18 माइक्रोकूलम। कितना आ गया, पहले इतना छापा है, ठीक है जी साहब। तो फाइनली जब आपने चार्जेस निकाल लिए, तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि यार बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा या ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा। देखो इस पॉइंट को उसने ग्राउंड का रखा है, ग्राउंड मतलब आसान भाषा में, जैसे मान लो इस पॉइंट को यार कोई मैं इंटरमीडिएट पॉइंट सी ले लेता हूँ, तो सी पॉइंट को ग्राउंड का रखा है, मतलब वी बराबर 0 दे रखा है। अब ध्यान से देखें, क्या वी माइनस वी में लिखूंगा, हाँ ना बोलते रहो। ये सुनो, वी माइनस वी हायर माइनस लोअर प्लस क्यू बाई सी, क्यू मतलब Q2 और सी मतलब इसका 3। अब सब कुछ पता है, सी पॉइंट को ग्राउंड का रखा है यार, उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, क्लियर है। Q2 निकाल चुका, जब का दो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना निकल आएगा, तो जल्दी बोल। Q2 की वैल्यू 18 डाल दे, तो VB हो जाएगा 6 वोल्ट। कितना हो जाएगा बोलो। तो एक्चुअली में दिस इज द फाइनल पोटेंशियल ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड का तो वैसा ही 0 है। तो VB माइनस VC पूछो या सिर्फ VB पूछो, क्योंकि VC तो वैसा ही 0 है। तो ये होगा बी का पोटेंशियल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड।
ऐसे ही मान लो ए का पूछ ले, किसी और पॉइंट का पूछ ले, क्या तुम लोग निकाल सकते हो? जैसे ए का पूछेगा तो यार ऐसे निकाल लो, वैसे पूछ नहीं रहा है बट पूछता तो ऐसे निकाल सकते हैं कि यार वी ए माइनस वी सी और बराबर हो जाएगा, है ना, बोलते रहो, या सुनो, वी ए माइनस वी सी इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस कैपेसिटर हायर माइनस लोअर प्लस आई आर। क्लियर है? तो 3 इंटू आई तो यार हम लोग निकाल चुके हैं, तो वी सी 0 है तो क्या वी ए की वैल्यू भी उतनी आ रही है? ये सुनो, ये फंडा है, ऐसा है। क्लियर है? तो अब आते हैं इसके आखिरी पार्ट डी पे। किस पार्ट पे? आखिरी और धुआंधार पार्ट पे। आखिरी में उसने पूछा कि यार हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू द स्विच, स्विच से कितना भागा व्हेन इट इज क्लोज। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको सब लोग थोड़ा सा ध्यान से समझें, ठीक है? इधर देख, तो इसके लिए थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। याद करो, क्या जब स्विच खुला था तो हमने यार चार्जेस यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू में छाप रहा हूँ, है ना, थोड़ा ध्यान से। तो यार प्लस क्यू मतलब प्लस 36 माइनस 36, और ये भी सब बराबर बराबर था, प्लस 36 माइनस 36। जब स्विच को क्लोज किया तो इस पे प्लस Q1 माइनस Q1 मैं वैल्यू लोकेट कर रहा हूँ। Q1 मतलब, ठीक है, ये सब प्लस 72 माइनस 72, और इस पे सब प्लस Q2 माइनस Q2, मतलब इसलिए मैंने वो वैल्यूज लिखी रखी है, उसको उड़ाया नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने वाली है। बोल, यहाँ तक क्लियर है? ये जो वैल्यूज हैं इनिशियल मैंने बाहर लिख दी है, और ये जो वैल्यूज हैं फाइनल ये मैंने अंदर लिख दी हैं। यहाँ से तुम डिसाइड कर सकते हो कि यार किस किस क्रॉस सेक्शन से किन किन डायरेक्शंस में कितना कितना चार्ज भागा होगा जब स्विच को बंद किया होगा। याद कर, क्या ऐसा सवाल एक हम लोग लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं कैपेसिटेंस के लेवल 2 में, ये सुनो, वैसे ही सवाल है। इधर देख, तो थोड़ा सा तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा। देखो कि यार इस कैपेसिटर पे इनिशियली 36 था और फाइनली यहाँ पे 72, तो क्या पक्की बात है इस ब्रांच में यहाँ से 36 गुजरा होगा? हाँ, तभी तो 36 यहाँ पे हो गया फाइनली 72, ये फंडा है। तो यहाँ पे प्लस 36 आया, यहाँ माइनस 36 इंड्यूस हुआ और यहाँ से 36 भाग गया। अब देख क्या कमाल का खेल है, ध्यान सुनना मेरी बात। इसके पास यार इनिशियली 36 था, फाइनली 18 रह गया, क्या यहाँ से 18 भाग गया होगा? हाँ, ये कहानी है रे, ये सुनो, ध्यान समझ। इधर देख, इसके पास 36 था, 72 हो गया तो 36 आया इधर, इसके पास 36 था, 18 रह गया तो 18 भाग गया। अब सोच 18 प्लस 36, हाँ, क्या 54 भागा होगा? ये कहानी है एक्चुअली सवाल की। ये सुनो, क्या बोला क्या बोला, फिर से सुन मेरी बात ध्यान से। इधर देख, यहां से 36 आया एक्स्ट्रा, यहां से आफ्टर क्लोजिंग द स्विच 18 आया, तो यार कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से 36 प्लस 18 इस ब्रांच में कितना भागा? ये जो स्विच लगेला है, स्विच से कितना भागा? तो चार्ज फ्लोन फ्रॉम द स्विच, तो स्विच से भागने वाला सब जो चार्ज आया वो 36 प्लस 18 बराबर 54 माइक्रोकूलम। ये है तुम्हारे आखिरी पार्ट का जवाब। क्लियर है? छाप लें। सो आज की ये धुआंधार जर्नी यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, एक नए जोश के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए एंथू के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।